the help of this exercises, breathing exercises, just we are going to relax the whole body. जब तक हमारी पूरा शरीर रिलैक्स नहीं होगा तब तक you cannot assess the proper marma point. यदि if there is any spasm in the musculature, जैसे हमारा शरीर को, जैसे हम लोगों ने कल बताया कि the skin is there and below the skin there is musculature and musculature is linked with the bones with the help of ligaments and the tendons. ये जो टेंडन हमारे होते हैं, टेंडन मसल्स को पकड़ के हड्डियों से जोड़ते हैं. जब हड्डियों से जोड़ते हैं तो क्या होता है कि इफ देयर इज एनी स्पाज्म, मस्कुलर स्पाज्म होगा तो जो यदि इफ इट इज इन द स्पास्टिक फेज, देन यू आर नॉट एबल टू एसेस द प्रॉपर साइट ऑफ द क्षिप्रमर्म. ऐसे कर लेंगे तो आप क्षिप्रमर्म आप दबा नहीं सकते, ठीक से नहीं दबा सकते. और ऐसे में यदि आप दबाएंगे तो क्या डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हर्ट द टिश्यू. एंड द मेन थिंग इज दैट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस ए सबक्यूटेनियस हेमेटोमा, हेमरेज. उसमें हेमरेज हो सकती है, मसल डैमेज हो सकती है, टिश्यू डैमेज हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकती है. व्हेन द टोटल बॉडी इज रिलैक्स्ड, आफ्टर दैट यू कैन एसेस द प्रॉपर मर्मा पॉइंट. तो मर्म के बिंदु को क्या कहते हैं कि इट इज़ द कंजुगेशन ऑफ ऑल 4 or 5 स्ट्रक्चर्स. तो उसमें क्या होगा, उसमें ब्लड वेसल भी होगी, उसमें नर्व एंडिंग भी होगी, उसमें मस्कुलेचर भी होगा, उसमें बोन भी होगी, उसमें लिगामेंट भी होगा. तो जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें उसको हम कहते हैं इट इज़ ए मर्मा पॉइंट और इट्स ए वेरी वाइटल पॉइंट. तो उससे पहले बिफोर प्रेसिंग द मर्मा पॉइंट जस्ट यू हैव टू रिलैक्स योर सेल्फ. तो कभी भी आपने देखा होगा कि जब भी हम मर्म का आच्छादन करते हैं उसमें लिखा है कि मर्माणी ते मर्माच्छादन. पूजा में जब भी हम लोग मर्म का आच्छादन करते हैं तो उससे पहले प्राणायाम करते हैं. बिना प्राणायाम के कभी मर्म का आच्छादन या अंगन्यास और करन्यास नहीं करते. नियम क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब भी प्राणायाम हम करते हैं तो क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी इज देयर एंड द प्रॉपर चैनलाइज करते हैं हम लोग. जो प्राणी जो हमारी पावर है उसको हम चैनलाइज करते हैं कि ठीक से वो फ्लो करने लगे, इड़ा पिंगला सुषुम्ना के माध्यम से वो ठीक से चलने लगे. सिर्फ इसका प्रयास किया जाता है. 72,000 जो नाड़ियाँ, वैसे 72 करोड़, फिर 72 लाख, फिर 72,000, 72,000 नाड़ियों को का जिससे हमने बताया कि शोधन होता. तो इसलिए उसमें हमने सबसे पहले किसमें बैठ गए, इसमें बैठ गए कि शोधन होना. शोधन होने के मीन्स इम्प्योरिटीज आर गोइंग अवे फ्रॉम आवर नॉस्ट्रल्स. इससे जो एक्युमुलेशन हो रहा है जहाँ भी, तो कहाँ से चली जाएंगी, हमारी छाती से, हमारे लंग्स से निकली जाएंगी. जैसे परसों प्रोफेसर वी के शर्मा जी ने कहा कि 4.5 लाख है, 3200 है, ठीक है, एल्यूलाइज है. तो उनके जो नर्व एंडिंग्स हैं वहाँ तक वो जो सारी की सारी हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं, इट गोज इनटू द सर्कुलेशन, लंग्स के फील्ड में चली जाती हैं और उस फील्ड से दे आर गोइंग आउट, बाहर निकल जाएंगे. फिर हम प्योर जो एयर है उसको, ये सब एनर्जी को हमारा वो करता है. अब ये जो एनर्जी है फ्रॉम वेयर इट कम्स, एनर्जी कहाँ से आती है, उसमें लिखा है कि हम कहते हैं कि मृत्युंजय मंत्र में कहते हैं ना कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन. तो पुष्टिवर्धन किससे होता है, सुगंधि के माध्यम से होता है. सुगंधि कहाँ से जाती है, नाक से जाती है. मीन्स इट इज पर्टेनिंग टू द प्रोसेस ऑफ प्राणायाम. तो सुगंधि के माध्यम से पुष्टि का वर्धन होना कैसे होता है कि जैसे आप देखें कि यदि हम कोई हींग आप यदि खाना चाहें, यदि पानी में घोल के पीना चाहें तो उसका अलग टेस्ट हो सकता है खाने का. लेकिन यदि हम उसको हवन में डालते हैं या उसकी छौंक लगाते हैं तो क्या है, वो एक थोड़ी सी ही 150 आदमियों की नाक में पहुँच जाती है. तो जब वो माइक्रोफाइंड होती है तो वो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ का. तो वो सुगंधि के माध्यम से जब जा रही है तो उसके लिए हमें क्या करना है, इमीडिएटली जस्ट वी हैव टू इनिशियली वी हैव टू स्टार्ट विद द प्राणायाम. तो प्राणायाम का कौन सी प्राणायाम की बात हम लोग करते हैं, या किसी हठयोग के प्राणायाम की बात नहीं करते. हठयोग के तो बहुत सारे प्राणायाम का स्टाइल है, उसके लिए इंडिकेशन है, उसका बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई कैसे क्रम है. लेकिन हम जो सामान्य प्राणायाम की बात करते हैं उसमें क्या है, सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ठीक है, उसमें क्या करना, सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है. सिर्फ उसमें सिर्फ देखिए, इसमें मुद्रा की बात भी आपको मैं बता दूँ. हम लोग ये मुद्राएं बनाते हैं तो ये भी मुद्राएं सामान्य रूप से आर्टिफिशियल है ना. हम कभी यूँ बनाते हैं, कभी यूँ बनाते हैं, कभी 2 पकड़ लेते हैं, कभी ऐसे कर लेते हैं. हम सामान्य रूप से करते हैं, नहीं करते. तो मुद्राएं सामान्य रूप से 2 होती हैं जो नेचुरल होती है. एक भय मुद्रा होती है, एक अभय मुद्रा होती है. भय मुद्रा का मतलब क्या, हम डरते हैं तो कैसे कर लेते हैं, हाथों को मुट्ठी बंध जाती है. हम यदि जोश में होते हैं तो कैसे कर लेते हैं, मुट्ठी बन जाती है. जिंदाबाद करते हैं तो कैसे करते हैं, जिंदाबाद ऐसे करते हैं. कभी ऐसे करते देखा किसी को आपने, नहीं करते देखा. तो क्यों, जोश में क्या कहते हैं हम, क्रोध में, भय में, यदि गुस्सा आएगा तो क्या करेंगे, मुट्ठी बन जाती है ना, गुस्से में. तो क्रोध में हो सकती है, भय में हो सकती है और जोश में हो सकती है, हर्ष में, है ना. तो ये सब ऐसे बिल्कुल एकदम क्या करते हैं, आजकल ऐसे करते हैं. क्या करते हैं बच्चे, जब कुछ चीज़ मिल जाती है तो, है ना, करते हैं तो ये मुट्ठी बंद हो जाती है. तो इसको हम कहते हैं भय मुद्रा.
और अभय मुद्रा का मतलब होता है जब हाथ खुले रहते हैं तो अभय मुद्रा। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे हाथ कैसे होते हैं? अभय मुद्रा में होते हैं। और जब मर जाते हैं तो हमारे हाथ कैसे होते हैं? अभय मुद्रा में होते हैं। सिर्फ 2 मुद्रा होती है। तीसरी एक मुद्रा होती है जो सामान्य रूप से हम कहते हैं उसको उभयहस्त मुद्रा कहते हैं। ये कहीं लिखी नहीं है कोई ऐसा, कोई योग की बात नहीं, हम मर्म के संदर्भ की बात कर रहे हैं। तो 3 तरह की मुद्राएं होती हैं। बाकी जितनी भी ये मुद्राएं हैं, चाहे ये मुद्राएं नृत्य की मुद्रा नृत्य में करें, नृत्य शास्त्र में, योग शास्त्र में करें, वो मुद्राएं हम लोगों की बनाई। और ये तीनों मुद्राएं किसकी बनाई हुई? नेचर की बनाई हुई। इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो इस ऐसी स्थिति में भी हम क्या कर सकते हैं? हम सिंपल आप हाथ को रिलैक्स कर सकते हैं। डोंट पुट लाइक दिस। रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज में यदि हम ऐसे करें तो हमारा ध्यान किधर है? यदि हम इस उंगली को ऐसे रखने में ध्यान है, लेकिन हमें क्या करना? सिंपल ज्ञान मुद्रा जिसको कहते हैं वो अपने आप स्वतः आती है। इसको आप ढीला छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये अपने आप इसको टच करें। तो आपको यू हैव नॉट टू गिव द प्रेशर ओवर दीज पॉइंट्स। ये कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं देना। तो सिंपल कहीं भी देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्लिट्रेशन। कहीं भी किसी ढंग का कोई ऑब्लिट्रेशन नहीं होना चाहिए। हम ये सबसे ऑब्लिट्रेशन हमने कहाँ पे दिया हुआ? सबसे मूल हिस्से। दूसरा ऑब्लिट्रेशन हमने कहाँ दिया हुआ? मूलाधार बंध पे। 2 ऑब्लिट्रेशन हम लोग देते हैं और कोई ऑब्लिट्रेशन नहीं देते। ठीक, तो एक ऑब्लिट्रेशन तो हमने क्या किया कि मूलाधार बंध का हमेशा सबसे पहले कोई भी प्रक्रिया करेंगे तो मूलाधार बंध का अभ्यास करेंगे। दूसरी चीज हमने क्या किया? एक ऑब्लिट्रेट हमने क्या किया हुआ? इस चैनल को ऑब्लिट्रेट किया हुआ यहाँ से। ये कहीं इधर से उधर सर्कुलेट ना हो जाए। ये एक चैनल यहाँ से जाए, एक चैनल वापस आए। यहाँ से यहाँ ये वापस जा रही है से, और ये यहाँ से फिर ऐसे आ रही है। ठीक है, ये ऑब्लिट्रेशन यहाँ है और मूलाधार बंध है कि जिससे कि हमारी जो ऊर्जा है उसका क्षय ना हो, हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो नीचे से न निकले, उसके लिए हम मूलाधार बंध का अभ्यास करते हैं। तो 2 चीज़ें ये अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं जिसमें हम लोग सामान्य जिस प्राणायाम की हम लोग बात करते हैं, ये वो वाला प्राणायाम है जो जिसमें कहीं भी कोई इब्बट नहीं है, जो किसी का बनाया हुआ नहीं है। ये स्वतः देखने की प्रक्रिया है कि हम कैसे सांस लेते हैं उसको देख सकते हैं। अब सांस की प्रक्रिया को यदि आप देखें, हम भागते हुए कैसे सांस लेते हैं? फास्ट लेते हैं। तो भागने की प्रक्रिया, जब हम भागने का अभ्यास करें तो यदि तेज सांस लेंगे तो हम भागने की प्रक्रिया का लाभ ले सकते हैं। यदि कोई भाग नहीं सकता तो उसको तेज सांस लेने का अभ्यास करेगा तो भागने का जो टोटल प्रोसेस हो रहा है वो अपने आप होने लगता है। कभी आपने देखा हो कि हम यॉर्निंग करते हैं, ऐसे लेते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है। इट इज़ द डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है। और यदि हम ऐसे करते हैं, गला साफ करते हैं, तो क्या है? वो उज्जाई प्राणायाम का मूल है कि यदि हम गला साफ करते हैं तो कैसे करते हैं? हम अंदर खींचते हैं, तो वो उज्जाई प्राणायाम से प्रक्रिया। तो ये जितने प्राणायाम है वो हमारी डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिसेस का ही एक परिवर्तित रूप है। लेकिन हमें क्या करना है? उसके मूल स्वरूप को पहचानना कि मूल में क्या है। उसको यदि हम करते हैं तो कोई उस पर आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग नहीं होती। ठीक है, तो हम लोग क्या करें? इसको सुखासन में बैठ जाए, सिद्धासन में बैठे, और उसके बाद हमने मूलाधार बंद किया, और इसको भी हम लोगों ने बिल्कुल टच मत करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना। इसको यू हैव नॉट टू गिव द प्रेशर बिल्कुल कहीं भी कुछ नहीं आना चाहिए। बिल्कुल धीरे से इसको छोड़ दीजिए और गहरी गहरी सांस, हल्का सा अभ्यास करते हैं। पहले क्या करते हैं? बिल्कुल हल्के से गहरी सांस भरिए। जैसे हमने आपको बताया कि सांस कहाँ तक भरनी चाहिए? हमारे एपिकल पार्ट ऑफ द लंग्स भी उससे भरनी चाहिए। और ये जो क्रिएसेस है, हमारी जो क्या कहते हैं डायफ्राम के पीछे होता है हिस्सा, वो सामान्य रूप से फूलता नहीं, तो उसको फुलाने का भी एक माध्यम हो सकता है। तो इसमें डीप लंबी सांस लेनी है। लंबी सांस का मतलब, गहरी का मतलब डीप ब्रीदिंग। तो डीप ब्रीदिंग के लिए सिंपल गहरी सांस लेते हैं हम लोग, और एक विदाउट एनी पॉज, तो एक पॉज लिया हमने, उसके बाद धीमे, जैसे हम सामान्य रूप से उसको छोड़ते हैं, उसको हमें छोड़ देना। तो क्यों नहीं रखते? क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस में जहाँ हम होल्ड करते हैं देयर इज एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर द पेरिकार्डियम। ठीक है, जो हमारा पेरिकार्डियम है, जो अंदर है, जो हार्ट है, हार्ट पे यदि हम दोनों लंग्स को फुलाते हैं, इन मैनी कंडीशन इट इज़ फेटल, ये नुकसान दे सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ में जब हम छाती में भरते हैं तो क्या करते हैं? वो लंग्स की कैपेसिटी, हम पता लगा कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी, एल्वेलाई की जो वो कंडीशन है, वो इलास्टिसिटी उतनी ठीक नहीं है, और हम सांस भरेंगे तो क्या होगा? इट विल बस्ट आउट। तो बहुत सारे एल्वेलाई में उसके फंक्शनिंग में दिक्कत हो सकती है यदि हम अननेचुरली उसको फिल करते हैं। करना है वो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप धीमे धीमे उसको बढ़ा सकते हैं तो उसको कुंभक का अभ्यास करना है, क्योंकि जब तक आप कुंभक नहीं करेंगे तब तक एक्सचेंज ऑफ वो उसको टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन कितना क्विक एक्सचेंज होता है इसको आप जानिए कि जितना इंस्पिरेशन में टाइम लगता है और एक्सपिरेशन में लगता है, इन बिटवीन उसी प्रोसेस के बीच में ये एक्सचेंज ऑफ गैस होने लगता है। ये नहीं है कि हमने जो सांस ली वो अब भरेगी, अगली गैस फिल होगी, ये सिलेंडर नहीं। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब कि एक आ रही है, दूसरी जा रही है, एक आ रही है, दूसरी जा रही है, एंड इन बिटवीन द साइकिल, इन बिटवीन द 2 साइकिल्स देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैस फ्रॉम द लंग, जो फील्ड है उससे पेरेन्काइमा से, इन दोनों का वो तुरंत वो होता है।
ठीक है। तो इसको आप जान लीजिए कि इसको कुंभक का अभ्यास हम लोग सामान्य रूप से यहाँ नहीं कराते, क्योंकि सारे लोग उसको नहीं कर सकते, तो इसलिए हमको क्या करना, सिंपल एक्सरसाइजेज ऑफ द वो करना। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको वैसे भी कर सकते हैं दिन भर में कभी भी, और हाथ को ऐसे रख लें, कैसे रख लें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज है। और जब आपका ये आपने ऐसे कर रखा है, छाती ऐसे फुला रखी है, यदि हम ऐसे कंधे को अकड़ा रखा है, तो क्या डेफिनेट प्रेशर ऑफ मस्कुलेचर इज देयर। तो रिलैक्सेशन में क्या है कि आप यदि हिलाएं वैसे हिलना चाहिए, जैसे सांस भर रही वैसे ही आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को हिलना चाहिए, लंग के स्ट्रक्चर को हिलना चाहिए, थोरैक्स के स्ट्रक्चर को हिलना चाहिए। तो डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। गहरी सांस लीजिए, तो सांस लेते समय आप यदि नापे तो कितना होता है, 10 अंगुल, और जब हम छोड़ते हैं तो कितना अंगुल होता है, 12। तो जो गैसेस एक्सचेंज होता है, अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू चेंज द पीएच ऑफ द ब्लड। ब्लड के पीएच को वो थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा करता रहता है। जैसे हम कहते हैं कि उसमें व्हाट इज़ द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड, इसको PCO2 कहते हैं। इसको हम नाप सकते हैं, क्या कहते हैं, मशीन से। और उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है, उसमें जो कार्बोनेट्स कितने हैं, ये सब के सब ये, क्योंकि जो उसकी पीएच है वो नापी जा सकती है, आजकल सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो उससे जस्ट यू कैन सी कि भाई ये टोटल जो एक्सचेंज ऑफ गैस है वो हमारे इस ब्लड के कंसंट्रेशन को चेंज करती रहती है, बढ़ाती रहती है, कम ज़्यादा करती रहती है। और जिस समय जिसकी ज़रूरत होती है, 10 अंगुल 12 अंगुल के क्लैरिफिकेशन। 10 अंगुल का मतलब व्हेन वी आर टेकिंग इनहेलेशन, जब हम सांस ले रहे हैं, हम जैसे सांस लेंगे तो 10 अंगुल तक की दूरी, हमारे यहाँ से 10 अंगुल तक की दूरी से आपका कॉटन वूल हिलना चाहिए। इसका मतलब यहाँ तक हमारी जब सांस लेते हैं तो प्रेशर यहाँ तक पड़ता है, यहाँ से प्रेशर हम खींच रहे हैं, अब यहाँ हिलाएंगे, सांस छोड़ेंगे तो 12 अंगुल तक वो हिलती है। तो ये हम कहते हैं कि सांस की लंबाई कहते हैं इसको। प्रवेश करते समय 10 अंगुल और छोड़ते समय 12 अंगुल होती है, ठीक है। इसको धीमे धीमे योगी लोग जो है कम कर सकते हैं, आराम से कम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो उनकी सांस कईयों की दिखती भी नहीं, पता भी नहीं। तो ऐसे योगी होते हैं जिनकी सांस को आप मेजर, यदि नाक पे भी, नॉस्ट्रल्स पे भी आप कॉटन वूल लगाएं तो हिलेगी नहीं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इतना डीप रेस्पिरेशन करते हैं कि वो कोई मूवमेंट नहीं होती, बहुत ईजी। तो उसको ही हम बढ़ा सकते हैं, और धीमे धीमे आप और मैं भी उसको काम कर सकते हैं कि भाई ये कोई कठिन कार्य नहीं, थोड़ा कम तो कर ही सकते हैं। तो जितना सांस तेज होगी उतना क्या होगा, हमारे ऊर्जा का क्षय होगा। जितनी धीमी सांस होगी उतना हमारी ऊर्जा संचित होगी। तो ये प्राणायाम का मूल उद्देश्य है, ठीक है। तो प्राणायाम के लिए सिंपल आप इसको कर लीजिए, गहरी गहरी सांस ले लीजिए और छोड़ लीजिए। तो 3 बार इसको कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वही, हम जैसे हमने बताया कि दाएं हाथ को बांध कर, दाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लेनी है, ये छाती पे रख लेनी है। बाएं हाथ को हम लोगों ने ऐसे रख लेना नीचे, इजी। गहरी सांस लेनी है और इसको छोड़ते समय इसको दोनों हाथों से इसको दबा लेना। जब भी ये प्रोसेस हम करें तो मूलाधार बंद होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। इन दिस होल प्रोसेस व्हाट इज गोइंग ऑन, इस जो हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, इसमें जो जब भी हम सांस लेते हैं तो 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो एक केज ऑफ द थोरेसिक केज विच इज़ मेड अप ऑफ द रिब्स, 24 हड्डियाँ होती हैं, उनके बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, और एक नीचे डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम की डबल मूवमेंट होती है, इधर घूमता है और नीचे अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है डायफ्राम की। तो ये छाती तो आगे बढ़ रही है, पिचक रही है, फूल रही है दोनों तरफ से। और कैसे होती है, स्टर्नम से जुड़ी हुई, सामने फिक्स है, पीछे फिक्स है, 2 साइड से ऐसी फूल रही है। तो ये बायलैटरल, सिमेट्रिकल एंड इलिप्टिकल होता है। यदि हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो छाती बिल्कुल बराबर होती है, ये यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल बराबर होती है। क्रॉस सेक्शन देखें तो उसमें जो लंग्स होते हैं वो बराबर एक्सपेंड करते हैं, बराबर एक्सपेंड करते हैं, बराबर उसको पिचकते हैं, बराबर एक्सपेंड करते हैं, पिचकते रहते हैं। इस पूरी प्रोसेस में जब हम लोग ये हाथ रख के प्रोसेस करते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट वी आर गोइंग टू स्टिमुलेट द हार्ट, बेसल पार्ट ऑफ द लंग, डायफ्राम, लिवर, स्प्लीन, पेंक्रियाज एंड द स्टमक। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है हम लोग जहाँ पे हमारा हाथ आता है, देखिए इस जोन में, पूरा इस जोन में जो भी ऑर्गन्स है उस पर प्रेशर पड़ रहा है। तो उस प्रेशर को हम कैसे कह सकते हैं कि ये कैसे प्रेशर होता है कि ये प्रेशर ग्रेडियंट हम कहाँ क्रिएट कर रहे हैं, इन दी, ये प्रेशर कहाँ जाता है, अल्टीमेटली द प्रेशर ग्रेडियंट गोज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट।
जो भी हम आउटर प्रेशर, जैसे आपने देखा होगा यदि हम ये कमरा है, कमरे के दरवाजे को यदि हम बंद करते हैं तो दूसरी तरफ का दरवाज़ा हिलता है, देखा नहीं? यदि ये कोई कमरे की खिड़कियाँ सारी बंद हैं और एक कमरा, दोनों दरवाज़ों को हम लोग खुला छोड़ें तो हमने एक कमरे के दरवाजे को खोलते हैं तो दूसरी तरफ के दरवाजे को फर्क पड़ता है। इन सेम वे ये हमारा जो आउटलेट है, आउटलेट ऑफ द नेक, तो जब हम इसको दबाते हैं तो कहाँ फर्क पड़ेगा? एक तो डायफ्राम के नीचे फर्क पड़ेगा, दूसरा जब ये प्रेशर ऊपर जाएगा तो कहाँ फर्क पड़ेगा? आउटलेट ऑफ द नेक पर पड़ेगा। तो जो आउटलेट ऑफ द नेक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इससे क्या होता है कि द होल सप्लाई ऑफ द ब्रेन कहाँ से जा रही है? यहीं से जा रही है। तो जो आउटलेट है ब्रेन, ये हमारा जो थोरेसिक आउटलेट है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो आउटलेट की हम बात करते हैं, द इंफीरियर आउटलेट इज कवर्ड बाय द डायफ्राम, तो वो तो डायफ्राम से कवर है, वो तो ऊपर नीचे कर रहा, तो वो इंट्रा थोरेसिक प्रेशर को कहाँ प्रेशराइज करता है? इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ेगा तो नीचे के ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, तो नीचे के ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए इट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। और हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग कपालभाति करते हैं तो कपालभाति के कुछ नुकसान होते हैं, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम नहीं है, प्राणायाम है नहीं, प्राणायाम नहीं, सटकर्म। तो जो सटकर्म करते हैं तो सबके लिए इंडिकेशन नहीं है, विशेष इंडिकेशन कुछ खास लोगों के लिए है और कभी कभी करने की चीज़ है। तो उसको कपालभाति का यदि फ़ायदा लेना है तो क्या करना है? कपालभाति के फ़ायदे आप इससे ले सकते हैं सारा। जो डायफ्राम की मूवमेंट, डायफ्राम को एक्टिवेट करने का काम आप ऊपर नीचे करके करते हैं, आप उसको प्रेशराइज करके आराम से कर सकते हैं। ये 3 बार में ये सफिशिएंट होता है कि जितना प्रेशर ग्रेडियंट आप देखें कि 3 बार यदि किसी चीज़ को पूरी ढंग से खुलाएं तो यदि हार्ट को चलना होगा तो चल जाएगा। यदि किसी का हार्ट ख़राब है, 2-4 स्ट्रोक चलाएंगे, चलना होगा तो चल जाएगा, नहीं तो 100 भी लगाएंगे तो नहीं चलेगा। समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि जो एक्टिवेशन ऑफ फ्लो होना है, जितना प्रेशर आपने डालना है उससे यदि स्टिमुलस जाना तो चला जाएगा, नहीं तो नहीं। यदि कोई स्विच ठीक है तो 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में दब के बिजली आ जाएगी। यदि वो खराब है, उसका कनेक्शन ही खराब है, तो आप 100 बार भी धक्के मारेंगे तो कुछ होगा नहीं होगा। तो इन सेम वे व्हेन वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज, इट इज़ वेरी गुड फॉर these organs which are situated in just below the thoracic part and the upper abdomen part. तो upper abdomen के पेट के ऊपर के हिस्सों में और छाती के नीचे के हिस्सों में इससे बढ़िया एक्सरसाइज कुछ नहीं। जब भी आपको कोई तकलीफ होती है तो आप इसको कर सकते हैं, और जब इसको करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको इन ऑर्गन्स की कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो ये इट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज टू गेन द बेनिफिट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ प्राणायाम विच डील्स विद द डायफ्राग्मेटिक मूवमेंट। तो डायफ्राम के मूवमेंट से होने वाले जितने भी प्राणायाम के फायदे हैं वो आप इससे पा सकते हैं। एंड इट इज़ मोर साइंटिफिक एंड मोर नेचुरल प्रोसेस ऑफ द प्राणायाम। ठीक है, इसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं है कि हम कभी किसी चीज़ को कोई आर्टिफिशियली नहीं करें। यस, यूजुअली जस्ट वी यूज टू सिट इन दिस पोस्चर। दिन भर में कई बार हम हाथों को ऐसे रखते हैं ना, कई बार रखते हैं, अनायास रखते हैं। तो अनायास रखते हैं तो उसको हमें क्या करना, हम उसको समझ लें कि भाई इस समय इसकी ज़रूरत है, इसलिए ये हाथ यहाँ पे आया। ठीक है, तो यदि जो बच्चे नेचुरल कॉल्स को, नेचुरल अर्जेस को कंसीडर नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं? कपड़ों में पेशाब कर देते, करते नहीं। यदि वही बच्चा जरा बड़ा हो जाता है, वो नेचुरल कॉल को एक्नॉलेज करता है तो उसको उसकी कंप्लाइंस करता है। इन सेम वे पहले जब तक हम लोगों को पता नहीं था कि ये क्यों आया है तो हमें इसका फ़ायदा नहीं होता था, ऐसे रखा हुआ कोई बात नहीं, बैठे। लेकिन जब हमें पता लग गया कि भाई इसको करने से, या तो इमीडिएट हमारे ध्यान आता है कि भाई हमें इसको ऐसा करना है, तो उसका बेनिफिट हमें मिल जाता है। तो इसको बेनिफिट लेने के लिए जस्ट वी हैव टू कंसीडर द व्हाट इज़ द नेचुरल कॉल। उस समय ये बॉडी की कॉल है, नेचुरल कॉल मीन्स ये बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इमीडिएटली जस्ट वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दिस नेचुरल अर्ज, तो उसको कर लेना चाहिए। तो ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद हम लोगों ने आपको बताया कि यदि अनुलोम विलोम आपको करना है तो अनुलोम विलोम की ये स्थिति होती है कि ये जस्ट यू कैन मूव इट, एक तरफ दबाएंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर वहाँ से सांस। उस टाइम की वो हाथ ऐसे मुड़ा रहेगा ना, ऐसे खुला रहेगा? इसमें खुला रहना है। ये तो पहले की बात है। ये तो हार्ट, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टिमुलेट द हार्ट को बार बार स्टिमुलेट नहीं करना। हार्ट को सिर्फ 3 बार 7 बार, जैसे हमने कहा 7 बार करना, 7 चीज़ों के लिए करना, उसके अलावा नहीं करना, ज़्यादा नहीं। हार्ट को बार बार नहीं प्रेस किया जाता। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 बार तो हम लोग इसलिए करते हैं कि जो भी रात भर का कोई खून इकट्ठा है, कोई अंदर कोई प्रॉब्लम है, पेरिकार्डियम में कोई दिक्कत है, कोई हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड नहीं जा रहा है, कहीं कुछ कोई वट एवर द प्रॉब्लम इज, इमीडिएटली जस्ट वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस। सुबह के समय सफाई करते हैं ना, 3 बार कुल्ला कर लिया, मुंह साफ कर लिया तो साफ हो गया। ऐसे ही पूरे पेरिकार्डियल रीजन में कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई उसको जस्ट वी कैन डील विद दीज प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, तो इमीडिएट हम इसको डील कर सकते हैं। इसलिए इसको रोज़ 3 बार तो 7 बार हम लोग 7 धातुओं के शोधन के लिए कहते हैं, 5-7 बार इसको कर लीजिए तो ठीक हो जाता है। उसके बाद जब हम लोग ऐसे कर रहे हैं पूरा,
तो ये कहाँ हमारा प्रेशर पड़ रहा, स्तनमूल पे। कौन से, ये जो हड्डियाँ कहाँ टकरा रही, ये स्तनमूल पे टकरा रही। तो स्तनमूल पे टकराने से क्या है, ये टोटल जो हमारे लंग को है वो स्टिमुलेट करता है। तो होल पार्ट पूरा करने की ज़रूरत नहीं, हमने इसको दबाया ड्यूरिंग जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, तो इसको ऐसे दबाना। तो ये कहाँ दबेगा, ये हमारे स्तनमूल दब जाता है। तो 1 by 1 जस्ट वी आर गोइंग टू स्टिमुलेट। एक बार एक को स्टिमुलेट किया, फिर दूसरे को स्टिमुलेट किया, अल्टरनेट, ये अल्टरनेशन होता है। इसको सांस छोड़ते समय देखिए, सांस एक तरफ से हम लोग लें, जब हमें बाईं तरफ से लेनी है तो हमें दाई को छोड़ना है, दाई को दबाना है ना, दाई को दबाएंगे तभी तो बाई भरेगी। बाई पहले हमें दाई को दबा लीजिए, सांस ले लीजिए, फिर बाई को दबा के सांस छोड़ लीजिए, फिर उधर सांस लीजिए, फिर अल्टरनेट। और उस टाइम की आंखों का कुछ इसका अभी नहीं है, इट इज़ वन टेक्निक, अनदर टेक्निक इज डिफरेंट। वो आंखों के साथ तो वो अलग है, उसको आप ऐसे करेंगे। हम गुला रहा था उसके साथ। अब वो कल आपने उस लोग करके देखा था, हुआ नहीं, हो गया। तो उसमें क्या करना है, सिंपल, जस्ट यू कैन सी द लेफ्ट साइड, बाईं तरफ को देख लीजिए और गहरी सांस ले लीजिए, फिर लेफ्ट साइड को, राइट साइड को आंख करके और छोड़ दीजिए, गर्दन नहीं हिलानी। फिर तभी दाईं तरफ ही आंख को रख के सांस ले लेनी है और बाईं तरफ को घुमा के सांस छोड़ देनी है। इट इज़ द बेस्ट वे। इससे बेहतर कुछ एक्सरसाइज नहीं हो सकती, आप कभी भी करें तो क्या, व्हाट यू आर डूइंग, अल्टरनेशन, ये अल्टरनेशन है। ये कुछ सेक्टर्स हमारे इस तरफ ब्रेन के हैं, इसके हैं, ये हार्ट एंड लंग्स के लिए इट इज़ बेस्ट। तब पूरे सिस्टम को बनाने के इसको थोड़ी देर 2-3 मिनट, ये ज़्यादा, ये सेल्फ वर्मा का इसलिए रोज़ थोड़ी करना, सुबह शाम तक। ये तो सुबह हमने आपको बताया 3 मिनट। देखिए हमने जब भी आपको बताया कि मर्म चिकित्सा क्या है, इट इज़ द शॉर्टकट की। ये शॉर्टकट की है ना कि हम आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना, इमीडिएट 2-3 मिनट तो दे ही सकते हैं। तो 2-3 मिनट का प्रोसेस है, तुरंत का प्रोसेस है। ये कंप्यूटर का पूरा प्रोग्राम नहीं है, शॉर्टकट की बात आपने डेस्कटॉप पे रख लिया, ये डेस्कटॉप पे रखा हुआ सारा सामान है, आपने क्लिक किया तुरंत आपके सामने, ठीक है। ये रेडीमेड है, ये 2 मिनट का। नहीं, हम सर जैसे प्रेयर असेंबली में बच्चों को योगा कराते हैं ना, हाँ, हम यही शुरू कर देंगे। ये कीजिए, ये तो बढ़िया चीज़ है। देखिए ये शॉर्टेस्ट वे को कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। हमारा कंपलसरी हमें हाँ, इसको देखिए, वो चीज़ों को बंद करने की जरूरत नहीं है, इसके साथ इसको भी इंट्रोड्यूस कराना है। हमारे अपने हाथ में है। हाँ, ये नहीं, उसके साथ इसको भी इंट्रोड्यूस कीजिए ना। देखिए अच्छी बुरी चीज़ का तो चयन बाद में होता है, पहले आपके पास सामने चीज़ तो हो, तो ये आप उनको परोस के देखिए, उनको इंट्रोड्यूस करके देखिए। जो चीज़ अच्छी लगेगी उसको अपनाना चाहिए। ये थोड़ी हम लोग वो भी करते हैं, वो करने के साथ साथ, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है और 3 बार में तुरंत में कुछ फ़ायदा चाहिए तो हमें ये करना चाहिए। इंस्टेंट भी तो बात होती है ना। हमारे पास 25 मिनट होते हैं ना मॉर्निंग असेंबली। हाँ, तो इसके लिए ये कर सकते हैं आप विद इन नो टाइम, ये 2 मिनट 3 मिनट में आप ये पूरा प्रोसेस करा सकते हैं। जी, इसको योगा के साथ इसको करा सकते हैं, इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये 3 चीज़ों को हम लोगों ने आपको बताया। उसके बाद हम लोग करते हैं भ्रामरी। भ्रामरी क्यों करते हैं, क्यों ये उल्टा क्रम क्यों है, ये उल्टा क्रम क्यों है? लोग जैसे ये उल्टा क्रम नहीं है, ये भ्रामरी बाद में करने का अर्थ क्या है कि अब भ्रामरी करने के बाद हमने शीर्ष के मर्मों को उत्प्रेरित करना है, उसके बाद हमने क्या करना, सेल्फ मर्म करना है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम अंगन्यास और करन्यास करते हैं तो पहले मर्म कौन से दबाते हैं, पहले यहाँ चक्षु, ये सब पहले हो जाते हैं, उसके बाद ऊपर नीचे के मर्म होते हैं ना। तो उसी क्रम को हम लोगों ने स्वीकार किया। तो पहले क्या करते हैं, मर्म भ्रामरी से हम लोग इसको कर लेते हैं। तो इसके मर्म भ्रामरी से हमें क्या करना है, पीछे कान को बिल्कुल देखिए, ये जो पीछे का पोस्टर पार्ट ऑफ द ये है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। कान को आप यदि पीछे से पूरा ऐसे लगाएं, बिल्कुल इसको बंद करना है। तो कैसे बंद करना, ये ऐसे बंद करना, इतना प्रेशर आपका आना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को होल्ड करें, जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि कोई भी सॉफ्ट, कोई छोटी सी चीज़ रखिए, यदि आप उसको हल्का सा हाथ लगाएंगे तो फायदा नहीं होगा। उसको क्या करना है, इसको ऑब्लिटरेट करना है। हमने क्या बताया कि ये ऑब्लिटरेशन ऑफ दीज 5 पॉइंट्स करना है। तो सबसे पहले आप कान को पीछे अंगूठे की साइज, क्योंकि देखिए ये पीछे आप अंगुली से बंद करके देखिए, कान नहीं पूरा बंद होगा, इसमें से आवाज़ आएगी, क्योंकि पूरा नहीं। और आप अंगूठे से बंद करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा बंद होगा। तो आपने क्या करना, ये किया और उसको ऊपर उठा लिया। देखिए कान को क्या करना, क्या ये सबसे बढ़िया टेक्निक क्या है, आप कान को ऐसे प्रेस करेंगे तो नहीं हो, आपको कान को ऐसे कीजिए और उसको ऐसे उठा लीजिए, ये फिक्स हो। तो आपको लगेगा कि सिर्फ इतना हिस्सा, इतना एरिया आपके पास है, तो उसको आप बिल्कुल बंद कर लें, कान में आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ये कर लिया। दूसरा, उसका थोड़ा सा नीचे, इसको दूसरा हिस्सा यहाँ पे लगाना है, ये अपांग पे गड्ढा है, यहाँ पे गड्ढे पे फिक्स कर लीजिए उसको खूब अच्छे ढंग से, ये हड्डी को। ये तीसरे आपने रख दिया ये यहाँ पे स्थपनी पे,
चौथा ये श्रृंगाटक का प्रतिनिधि पार्ट है, जहाँ से ये हमारी आँखों को, आँख भी बंद हो जाती है और यहाँ से लैक्रिमल सैक, लैक्रिमल पंक्टा से लैक्रिमल सैक और लैक्रिमल डक्ट, ये ओपनिंग होती है जहाँ से हम कहते हैं कि इसमें से कभी कई लोगों की मवाद आने लगती है, कहीं के उसमें पानी आने लगता है, कहीं के उसमें ब्लड भी आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो ये ऐसे तीसरी उंगली से ये हमारे पास यहाँ आती है, चौथी उंगली, और पांचवी उंगली हमारे पास कहाँ पे आती है, ये छोटी उसमें। यदि ये प्रक्रिया पूरी एक साथ ना हो सके तो इसको दो बार में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। दो में कैसे डिवाइड करना, एक को हाथ को यहाँ पीछे रखना है और एक को यहाँ पे रखना है। तीसरे के साथ आप इसको आँख बंद कर लीजिए, यदि आप आँख बंद करने की प्रोसेस है। चौथी प्रक्रिया में इसमें दो में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो दो में कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको आप यहाँ रखिए, तीसरी उंगली, दूसरी उंगली, आप इसको साथ इन चीज़ों को ये कर सकते हैं, इसको साथ में आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इसको जब इसको आँख के और ऊपर इनहेलिंग बाय Nostrils. एंड आउटहेलिंग जैसे करते हैं ब्राह्मणी, जैसे करते हैं मुख से, जैसे ब्राह्मणी करते हैं, मुख से छोड़े, कान से, नाक से छोड़े, कोई फर्क नहीं। इट इज सिंपली वाइब्रेशन, इट इज ए काउंटर वाइब्रेशन टेक्निक। मर्म को दबाना। देखिए ये काउंटर वाइब्रेशन मीन्स, देखिए हमने आपको कल भी बताया था कि यदि हमारी टेबल पे कोई बहुत प्रेशियस कांच का कोई चीज़ पड़ी है और हमें वो फिक्स है उसमें, उसको हम हटा नहीं सकते, उस पूरी चीज़ को हमें साफ करना है। तो साफ करने के लिए हमें क्या करना है, यदि हम उसको यदि ऐसे ऐसे मारेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो हम पहले उसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, हाथ से दबा लेते हैं, फिर चारों तरफ उसको साफ करते हैं। इनसे क्या करना है, यहाँ से कान को बंद कर लीजिए, इसको यहाँ लगा लीजिए, इसको अब यहाँ रख लीजिए और इसको ऐसे करने के बाद इसको जब भी हम इसको करते हैं तो क्या होता, दो चीज़ें होती हैं। एक तो वाइब्रेशन ऑफ द ब्रेन, साइमल्टेनियसली देयर इज वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। ठीक है, जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होती है तो वोकल कॉर्ड के जो आसपास के ऑर्गन्स हैं, तो वोकल कॉर्ड के आसपास के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, सबसे पहले हम आपको बताएं कि थायराइड इज देयर। तो थायराइड के स्टिमुलेशन में, अब इसके वाइब्रेशन में उसके वाइब्रेशन में मैं समझता हूँ 10 टाइम्स का फर्क है। आप इसको महसूस करके देखिए कितने तेज वाइब्रेशंस होते हैं इसके, क्योंकि ये ऑब्लिट्रेशन के साथ लिमिटेड है, वो वाइब्रेशंस पूरे में फैल रहे हैं, ये रीजनल वाइब्रेशंस भी एक तो पूरा सिस्टम में, पूरे सिस्टम में जा रहे हैं, साथ साथ उस पर्टिकुलर पार्ट के वाइब्रेशंस उसके चारों तरफ होते हैं। ये कितने बार ऑब्लिट्रेशन होता है तो ठीक, कितने बार ये? इसमें 3 बार, ये सब 3 बार से ज़्यादा नहीं करना। यदि हम आधा घंटा पौन घंटा करेंगे तो वो टाइम होगी, हम आपको शॉर्टकट की बता रहे हैं, पूरा प्रोग्राम की बात है। इसको 3 बार करेंगे तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया, ये इतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी आती है। तो ये वाइब्रेशन के साथ साथ आप थायराइड के गले की तकलीफें होती हैं, टॉन्सिलाइटिस होती है, निगलने में जिनको दिक्कत होती है, डिस्पेजिया, डिस्फोनिया, बोलने में दिक्कत होती है, उन सभी के लिए ये बहुत बढ़िया फ़ायदा है। तो उसमें क्या करना, सिंपल वाइब्रेशन है और इसमें वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन होती है। साथ साथ जो वाइब्रेशन ट्रांसमिट होती है, वाइब्रेशन कहाँ से ट्रांसमिट होती है, वाइब्रेशन डायरेक्ट भी ट्रांसमिट होती है, सॉलिड में, फ्लूइड में और एयर में। जो साउंड होती है वो अलग अलग ढंग से वाइब्रेट होती है, देखा कभी? और ऐसे बॉडी टिश्यू में, तो बॉडी टिश्यू के डिफरेंट, हम लोगों ने उस पर प्रयास किया कि इसको जानने का। जैसे हम कंडक्शन ऑफ साउंड, कंडक्शन की बात करते हैं तो फिजिक्स के लोग जानते हैं, तो कैसे एयर में कैसे ट्रेवल करती है, सॉलिड में कैसे ट्रेवल करती है और लिक्विड में कैसे ट्रेवल करती है। लेकिन ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है हमारा बॉडी का, वो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। जो CSF का कॉम्बिनेशन है वो इंटायरली इट इज़ डिफरेंट, ब्लड का कॉम्बिनेशन है अलग है। जब हम इसको वाइब्रेट कराते हैं तो क्या है, ये जो हमारा टिश्यू है, टिश्यू के माध्यम से भी ट्रेवल करती है, इसके अंदर जो ब्लड है उसके माध्यम से भी ट्रेवल करती है, जो नर्व है नर्व के कंडक्शन के माध्यम से भी ट्रेवल करती है, एंड डायरेक्टली इट इज थ्रू द CSF।
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के माध्यम से भी ट्रेवल करती है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कैसे मंत्र किस हिस्से को कहाँ पे किस साइंटिफिकली कैसे हम उसको एनालाइज कर सकते हैं उनकी स्थिति को, तो वो हम लोग बात काम कर रहे हैं। हो सकता है कि 2-4 अगले सत्र में हम लोग इस पे भी आपको और अच्छे ढंग से बता सकें कि कैसे मंत्र यदि हम बोलते हैं तो कहाँ किस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन में वो अफेक्ट करता है। क्योंकि ये जो साउंड वेव्स होती हैं वो कैसे ट्रेवल करती हैं, जैसे बाहर ट्रेवल करती हैं वैसे ही अंदर ट्रेवल करती हैं। जो केमिकल रिएक्शन हमारे पेट में होती है वही वो हमारी जो केमिकल रिएक्शन हमारी टेस्ट ट्यूब में होती है। जैसे यदि हम 10/10 HCl को लें और उसमें कोई सब्सटेंसेस डालें, वो जो रिएक्शन वहाँ होगी वही हमारे पेट में भी होगी, क्योंकि वहाँ भी वो केमिकल बायोकेमिकल सब्सटेंसेस हैं एंड द रिएक्शन इज सेम इन द टेस्ट ट्यूब एंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, वो बेसिक चीज़ एक ही है, उसका मॉडिफिकेशन इज देयर। उसको हम क्या कहते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जो रिएक्शंस होती हैं। इसीलिए बाहर की चीज़ को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, और अंदर की चीज़ को क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री में जो अंतर है यदि हम उसको समझ जाते हैं, बायोफिजिक्स इसको हम क्या कहते हैं, अंदर जो हो रहा है वो बायोफिजिक्स है, बाहर जो हो रही है वो फिजिक्स है। ऐसे द सेम थिंग इज देयर। तो कैलकुलेशन भी बाहर भी कैलकुलेशन है, अंदर भी कैलकुलेशन है। तो वो जो चीज़ें अंदर होती हैं उसको हम बायोलॉजिकली उसको बायो कहने लगते हैं, और बाहर की चीज़ों को हम सिर्फ पहला एब्रिविएशन देते हैं जो होता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को जानने के लिए कैसे हम लोग कर रहे हैं, ये वाइब्रेशन कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, जब इसको आप समझ जाते हैं तब ये प्राणायाम और ये सारी चीज़ें ज़्यादा वैज्ञानिक रूप से हम लोगों को समझ में आती है। तब हम इनके प्रति श्रद्धावान भी होते हैं। हमें लगता है कि भाई जैसे हमने पीतल के बर्तन में एक कोई नोट दी हमने इसको बर्तन, तो पीतल के बर्तन की जो साउंड है वो अलग है, चांदी के बर्तन की साउंड अलग है, सोने के बर्तन की साउंड अलग है, लोहे की साउंड अलग है। तो ऐसे जो हमारी सप्त धातुएं हैं उनके हर में जब ये हमारी साउंड या ये मंत्र या कोई शब्द उसके माध्यम से ट्रेवल होता है तो उसकी साउंड अलग है। अल्टीमेटली ये कहाँ पहुँचते हैं, ये हमारे सारे चक्रों में पहुँचते हैं। कोई भी ऊर्जा कहाँ जाती है, चक्रों में जाती है, और चक्रों से ही आती है और चक्रों में ही चली जाती है। तो ऐसे साउंड वेव्स के माध्यम से हम कैसे इनको स्टिमुलेट करते हैं। लोग कहते हैं कि हम शब्द से, ध्यान से, ज्योति से और बहुत सारी चीज़ों से हम अपने चक्रों को या समाधि को लगा सकते हैं। तो वो कैसे होती है, वो कैसे कौन से मीन्स है, वो साइंटिफिकली यही मीन्स है। और हम लोग इस पर थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं कि उसको समझ सकें कि कैसे ये विज्ञान के आधार पर हम इसको आज के व्यक्ति को समझा सकते हैं। वेदों में तो समझी हुई चीज़ें, वो लैंग्वेज हम भूल गए, जो वैदिक लैंग्वेज थी उसको हम भूल गए। तो कैसे मंत्र काम करते हैं, तो मंत्र की शक्ति को जानते हैं कैसे होता है। यदि कोई थोड़ा किसी को गाली दे तो क्या झगड़ा हो जाता है। ठीक है, 2 शब्द की गाली से झगड़ा हो जाता है। तो मंत्रों में तो शक्ति अलग होती है, शब्द की शक्ति है ना। यदि हमने किसी को गाली दी तो मार देगा, हमारे दांत तोड़ देगा। 2 शब्दों की गाली से हमारे दांत टूट सकते हैं। और ये तो मंत्रों 2 शब्द के मंत्र क्या काम नहीं कर सकते, करते होंगे निश्चित रूप से, वो हम उसकी हमें पहचान नहीं। तो मंत्रों को अभी हम लोग उसी श्रद्धा से, जैसे हमें जब भी कोई थ्योरम पढ़ाई जाती है तो 6-7 मानो कि ये बराबर ये होता नहीं है। वो ए फॉर एप्पल, ए का मतलब सेव थोड़ी होता है कभी सेव नहीं होता। ए का मतलब तो ए ही होता है। हमें क्या सिखाते हैं कि ए फॉर एप्पल, हम सोचते हैं कि सेव जो है वो ए है। बचपन में तो यही समझते हैं। धीमे धीमे अर्थ आता है कि ए तो अलग है, सेव अलग है। ए से सैकड़ों चीज़ें, एप्रिकॉट भी हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है, और बहुत सारी सैकड़ों चीज़ें भी, गधा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ए से तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा ही अर्थ जब हम मंत्र के रूप में मंत्र को जानने की चेष्टा करते हैं, या योग या प्राणायाम या मर्म को जानने की चेष्टा करते हैं, तो पहले तो हमें उसको सायुज्य दिखाना पड़ता है कि भाई ये बराबर ही है। ठीक है, अभी हम क्या दिखा रहे हैं, मर्म के माध्यम से लोगों को ये दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं कि भाई मर्म को चिकित्सा के रूप में अपनाया जा सकता है। मर्म बराबर चिकित्सा, लेकिन मर्म सिर्फ चिकित्सा ही नहीं है, मर्म बहुत सारी चीज़ों का, लौकिक और पारलौकिक सिद्धियों का साधन है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मर्म के माध्यम से हो सकती हैं। मर्म हमारा समाधि, ये कुंडलनी जागरण का माध्यम भी हो सकता है। ठीक है, मर्मों के माध्यम से हम मर्मों को स्थूल रूप में देख सकते हैं। ये सेव के रूप में मर्म हमारे सामने। ठीक है, चक्र तो नहीं देख सकते, लेकिन हम जान पाए कि ये गुदा है तो यहाँ पे जो है मूलाधार चक्र है, ये वस्ती है तो स्वादिष्ठान चक्र है, ये नाभि है तो ये मणिपुर चक्र है, ये अनाहत चक्र है, ये हार्ट है, तो ये विशुद्ध है तो ये यहाँ पे मातृका मर्म है। तो हम लोग समझ पाए कि भाई ये चीज़ें मोटी मोटी होती है। ए फॉर एप्पल है, तो ये हमने मर्म को क्या समझा, ये एप्पल समझा। तो वो समझने का एक साधन हम लोगों के पास हुआ कि मर्म के माध्यम से हम इसको समझ पाए कि भाई ये जो हमारी वैदिक जितनी भी विद्या है वो कितनी गूढ़ है, उन तक जाने का एक माध्यम है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई एक शोरूम होता है ना किसी चीज़ का, यदि कोई टाटा बिरला की गाड़ियों का शोरूम है तो टाटा बिरला उस शोरूम के बराबर थोड़े है। शोरूम का मतलब क्या है कि उसमें हम हम उसको कुछ प्रेजेंट करने दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि टाटा बिरला सिर्फ वो उस शोरूम तक सीमित है, नहीं। ऐसे ही मर्म वैदिक विद्याओं का एक शोरूम है छोटा सा, क्योंकि उसके इंस्टेंट इफेक्ट से लोग प्रभावित होते हैं कि भाई ये ठीक करती है। ठीक है,
तो जबकि इसकी विद्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसके अंदर गोडाउन में बहुत कुछ है। उस गोडाउन तक पहुंचने के लिए पहले शोरूम में जाना पड़ेगा, तभी आप वहाँ से एड्रेस ले पाओगे कि भाई आपका गोडाउन कहाँ है, आपकी फैक्ट्री कहाँ है। ठीक है, तो ये जो मर्म चिकित्सा क्या वैदिक विद्याओं को सीखने का एक रास्ता है, दरवाजा है कि इससे आप समझ सकते हैं कि भाई ये इतना काम करता है तो दूसरा तो बहुत अच्छा काम करता है। तो लोग कहते हैं कि भाई सेवा का माध्यम इससे बढ़िया हो सकता है। नहीं, हम लोग अस्पताल खोलते हैं, बहुत बड़े बड़े अस्पताल खोलते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं कि भाई यदि हम अस्पताल खोल के किसी को चिकित्सा करेंगे तो वो आदमी सोचेगा भाई ये तो हमारे सब कुछ है। धर्म परिवर्तन भी इसीलिए होता है ना, क्यों होता है? चिकित्सा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से होता है। उसमें पैसा बहुत खर्च करना पड़ता। हमारे पास पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। आप ये कहिए कि हम लोग वेदों से जुड़े लोग हैं, अब जब मैं किसी आदमी को 20 साल बाद उसका हाथ ठीक कर सकता हूँ तो हमारा धर्म है वो तो बहुत अच्छा और काम कर सकता है। ठीक, तो आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि वेदों की विद्याओं को पढ़ने का धर्मांतरण नहीं करना है आपको क्या करना? वेदों को सीखने के लिए, वेदों की विद्याओं को जानने के लिए। जब कोई पढ़ता ही नहीं, जब पढ़ेगा नहीं तो उसको जानेगा नहीं। क्या कहा गया कि भाई एक तो इनको ऐसा कर दो कि ये समझ ही ना सके, वो लैंग्वेज खत्म कर दीजिए आप। यदि संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथों को संस्कृत में नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। हम लोग भी उसको तब समझ पाए जब थोड़ी बहुत संस्कृत हम लोगों ने सीखी, समझी और उसको सब समझने की कोशिश की, तो फिर हम लोगों को लगा कि ये बहुत सारी चीज़ें। तो आप लैंग्वेज खत्म कर दीजिए। यदि कंप्यूटर की लैंग्वेज आप खत्म कर देंगे, सिखाएंगे नहीं, तो कंप्यूटर कोई ऑपरेट कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। ऐसे ही ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी वेद विद्याएं हमारी वो किसके माध्यम से सीखी जा सकती हैं? सिर्फ संस्कृत के माध्यम से जा सकती हैं। तो थोड़ी बहुत संस्कृत हम लोगों को आनी चाहिए। सिर्फ पूजा के समय मंत्र, पैदा होते समय, शादी के समय और जाते समय वही संस्कृत सुनते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ते भी नहीं करते। ठीक है, तो लेकिन यदि हम लोग उसको पढ़े तो उस दिन सर जी बताया था जो संस्कृति को रखने के लिए संस्कृत का जरूरत। बिल्कुल संस्कृति को रखने के लिए संस्कृत की जरूरत है। संस्कृति नहीं होगी तो हम लोग ये सारी चीज़ें हम कह रहे हैं उस संस्कृति को मत मानिए। कम से कम अपनी रिसर्चेज को देख लीजिए, अपने हवाई जहाज को देख लीजिए, जो हमारे पुष्पक विमान और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मेरे पास किताब रखी है, भारद्वाज संहिता के नाम से किताब है, विमान शास्त्र। उसमें इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने यंत्र है, कोई सिर्फ मतलब कहानी लिखने के लिए उतनी चीज़ों का वर्णन नहीं कर सकता। हम यदि ये कहें कि भाई कोई आदमी अपने सिर्फ ख्याली पुलाव में उसको डिस्क्रिप्शन किया तो नहीं कर सकता। कोई ऑपरेशन की उन टेक्निक्स को बिना किए बता नहीं सकता जो सुश्रुत ने लिखी। हजारों वो जो औषधियों का वर्णन जो हमारे वेदों में बिना जाने उसको कोई लिख नहीं सकता। ठीक है, जब जानते होंगे तभी लिखा हुआ, नहीं तो नहीं। अब कोई आदमी कहे कि भाई ये मोबाइल से बात कर सकते हैं, कहते बेवकूफ़ आदमी एक लोहे के टुकड़े से बात कर रहा है, प्लास्टिक के टुकड़े से हो सकती है? कहीं बात नहीं होती है ना। तो ऐसे ही सारी चीज़ें होती थी, उनकी लैंग्वेजेस को हम भूल गए। और फिर अब करना क्या है कि उनको धीरे धीरे जानने की कोशिश करनी है, उसको नए संदर्भों में उसको प्रैक्टिसाइज करने की जरूरत है। ठीक है, तो मर्म भी इसी संदर्भ की बात है। और इसके बाद हम लोग जब ये ऊपर के मर्मों को उत्प्रेरित कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सेल्फ मर्मा थेरेपी की बात करते हैं। सेल्फ मर्मा थेरेपी में कुछ और विशेष बातें हम लोग आज मर्म के संदर्भ में कहेंगे। बीमारियों की, कुछ बीमारियों की बात करेंगे। ठीक, बीमारियों की बात जैसे हम लोगों ने कहा कि कल धन्वंतरी जी की वंदना के लिए कह रहे थे कि एक रोग होता है, एक जरा होती है। जरा का मतलब बुढ़ापा। ठीक, जरा। तीसरी मृत्यु होती है। तो कुछ हमारे यहाँ लिखी है कि कुछ स्वाभाविक बीमारियाँ हैं। स्वाभाविक बीमारियों का मतलब क्या है? भूख है, प्यास है, ठीक है, फिर जरा है, मृत्यु है, जो और नींद आने की चीज़ है। नींद बहुत आती है, तो ये नींद को तो आप रोग नहीं भी माने, नींद तो एक चीज़ है। लेकिन 4 चीज़ें बहुत हैं कि भूख लगेगी, सामान्य चीज़ है, सामान्य लक्षण है, तो भूख लगनी। तो भूख को तो आप दूसरी चीज़ों से ठीक कर सकते हैं, लेकिन रोग को और मृत्यु को ठीक नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मृत्युंजय का मतलब क्या है? हम लोग कहते हैं जो मार्यंती थी मरिमाणी है, ये मर्म क्या होते हैं? जब चोट लगती है तो उससे मृत्यु हो जाती है। और हम लोग कहते हैं कि मृत्युंजय थी मरमाणी, मृत्यु को जीतने का कारण क्या है? ये मर्म चिकित्सा है। ये मृत्युंजय जो है, ये मर्म के माध्यम से हम क्या करते हैं? मृत्यु को जीत सकते हैं। मृत्यु इस सेंस में नहीं कि हम रोज जो मरते हैं, बीमारियों से जो मरते हैं, जो परेशानी होती है, उनको हम रोक सकते हैं। तो ये सबसे सरल उपाय है, सबसे सस्ता उपाय है। इसको हमें चिकित्सा के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, खर्च की जरूरत नहीं होती, समय की जरूरत नहीं होती, लेकिन उन मर्मों को ठीक से असेसमेंट की जरूरत जरूर होती है। तो मर्म सारे लिखे हुए, अब उनको प्रैक्टिसाइज करना। अब आप, जैसे मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, अब आपके पास आपने एक मर्म दबाया और पेशेंट आपको कहता कि भाई मुझे ये चीज़ें होंगी, आप नोट कर लीजिए तुरंत। क्या करना है आप लोगों को? जस्ट यू हैव टू मेक ए डायरी। और जो भी जिस व्यक्ति को आप ये मर्म की चिकित्सा दें, उसके अनुभवों को जरूर पूछें कि भाई हमने आपको ये बताया था, इससे क्या क्या फायदे। तो आदमी बहुत सारी चीज़ें बताता है, और वही बहुत सारी चीज़ें जब हमको पता लगती है तो हम आपको बता देते हैं।
इसके अलावा कुछ नहीं है। इट इज़ सिंपली फीडबैक फ्रॉम द पेशेंट्स। ठीक है, हम लोगों ने तो जाना कि इससे डायबिटीज़ ठीक होती है, लेकिन डायबिटीज़ ठीक होने के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि उसका लिपिड प्रोफाइल ठीक हो गया। कोई कहने लगता है कि मेरा इतना केजी वेट कम हो गया, डायबिटीज़ तो ठीक हुई लेकिन मैं घूमता नहीं था, इससे वेट भी कम हुआ। तो हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और मिली कि ये वेट भी कम करते। तो ऑल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ दिस कूपर बम। तो कौन कौन से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसको हम और चीज़ों से इनकॉर्पोरेट करते हैं और नॉलेज से इनकॉर्पोरेट करते हैं और तब जाके हम लोग कुछ चीज़ें बताते हैं, तो वो 100% ठीक होती है। तो उसका साइंटिफिक एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो साइंटिफिक एनालिसिस में क्या, देखिए किसी भी चीज़ के लिए कोई भी उपाय जो हम लोग आज के संदर्भ में करते हैं उसको करने से कोई हर्ज नहीं है। यदि कोई कहता है कि MRI कराने के बाद हमने देखा कि हमारे घुटने ठीक हो गए मर्म चिकित्सा से, तो आप उसको कहिए कि भाई हाँ इतने दिन के बाद आप उसका आपके पास प्रेजेंटेशन हम लोगों ने रखते हैं। हम लोगों के पास बहुत सारे एक्सरेज, बहुत सारे MRI। एक बच्चा हम लोगों के पास है अभी भी, स्कंद के नाम से बच्चा है, उसका एक हेड ऑफ फीमर वो ख़त्म हो गया, उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस हो गए। करीबन 7 साल का बच्चा था, उसको कहा गया कि भाई आप एम्स में बताया कि भाई इसको आप ऑपरेशन कराना पड़ेगा और ऑपरेशन भी आपको बाहर एब्रॉड जाके कराना पड़ेगा क्योंकि छोटा बच्चा है। यदि आप इसका बॉल ट्रांसफ़र करेंगे तो जब जैसे जैसे हड्डी बढ़ेगी तो बॉल छोटा रह जाएगा। तो इसको या तो 17-18 साल के बाद ऑपरेशन होगा, दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसको कंटिन्यूस लेंथनिंग, इसको टांग पे प्लास्टर बांध के और ट्रैक्शन लगा के लगातार छोड़ना पड़ेगा और दवाई खानी पड़ेगी बहुत समय तक। और ये अभी ठीक नहीं हो सकता, यदि कुछ होगा तो पैर तो छोटा हो ही जाएगा। यदि ऑपरेशन होगा तो भी 17-18 साल के बाद हो। तो हम लोगों ने क्या किया, जस्ट वी हैव प्रोवाइडेड सम कॉमन आयुर्वेदिक मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, अश्वगंधा, सतावर, अर्जुन, ये चीज़ें दी जिससे कि वो थोड़ा सा ये रहे कि भाई वो कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं। क्योंकि मर्म चिकित्सा तब तक नहीं करते आदमी जब तक कि उसको कुछ साथ में आप देंगे नहीं, तो ये देना पड़ता, मजबूरी है हमारी। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर प्रोवाइडिंग मेडिसिन फॉर द सपोर्टिव ट्रीटमेंट, सपोर्टिव कि उसके मेंटल सपोर्ट के लिए, उसके फिजिकल सपोर्ट के लिए, दोनों चीज़ों के लिए। जैसे किसी के जोड़ खराब है तो हम कुछ औषधियाँ ऐसी देते हैं, बढ़िया सी औषधियाँ देते हैं जिससे कि उनकी जोड़ों की ताकत बनी रहे, थोड़ा सा मसल रिलैक्सेशन होगा, उसको दिमाग में भी ये रहे कि मुझे नींद ठीक आ रही है, मेरा पेट ठीक, सिंपल। जबकि काम कौन सी चीज़ें ज़्यादा करती हैं, मर्म चिकित्सा होती है। जैसे हम आपको बार बार कहते हैं कि जैसे हम जप करते हैं तो जप में माला हमेशा साथ में रखते हैं, तो जप माला का जप से कोई लेना देना नहीं। इट इज सिंपल कैलकुलेशन कि हम गिनना है और वो हमें उसको हम कहते हैं सुमिरन ही कहते हैं। क्या कहते हैं, सुमिरन। ये हमें स्मरण कराती है कि हमें जप करना है। देख के करते ना, ये टेलीफोन हमें क्या याद दिलाता है, ये टेलीफोन है कि भाई हमें कहीं फ़ोन करना है, वो उसको प्रतीकात्मक है। तो ऐसे ही मर्म चिकित्सा के साथ हम लोग कहते हैं कि 3 बार आपको दवाई खानी है, बिल्कुल खिलानी पड़ती। कई केसेस में तो हल्का खिलाना पड़ती, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे अभी हमने कपूर साहब की किया, इनको कोई दवाई दी गई नहीं दी गई। अब ये कहें कि भाई ये तो अब नहीं करेंगे, तो इनको हम कहते हैं 3 बार दवाई खानी है और 3 बार इसको करना है। जब भी दवाई खाएं इसके बाद इसको करना है। तो एक ध्यान रहता है, फिर एक सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि मुझे दवाई मिल रही है। तो दवाई से थोड़ी कुछ ठीक हुआ, होता है दवाई से ठीक दवाई से ठीक नहीं, तो बच्चे ठीक दवाई से होते नहीं, इतने दिन पहले ही हो जाता है, तब तो इतने दिन पहले ही हो जाता, पहले ही हो जाता है। यदि दवाई से ठीक होता तो पहले ही हो जाता। सर नॉन मेडिकोस के साथ में दिक्कत यह है कि वो मर्म चिकित्सा कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं वो कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर इसके सकते अलावा जो है दवाई के लिए पेशेंट को तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन जरूरी ही नहीं है। आप कुछ कहिए कि हल्दी 3 बार खानी है, तो हल्दी कोई मना ही कर देगा आपको देने से। आप हल्दी को 3 बार खाना, या कहिए कि आधा दूध में आधा पानी मिला के, क्या ना, ये हिमालय के एक संत मिले थे, उन्होंने कहा कि आधे दूध में आधा पानी मिला के, क्या नुकसान कर रहे हो आप, तो नुकसान कर रहे हो। 2 चम्मच दूध में 2 चम्मच पानी मिलाना है और सुबह खाली पेट करना है, फिर इसके बाद मर्म चिकित्सा करनी है, तो क्या दिक्कत है इसमें। यार पानी में 2 पत्ते तुलसी के डाल के रखने हैं, सुबह वो पहले पीने, फिर उसके बाद मर्म चिकित्सा करनी है। ये तो आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मर्म चिकित्सा कराने के लिए आप कुछ मानसिक तुरंत मान जाएंगे, ठीक है। तो 2 पत्ते रिक्वेस्ट है आंवले का चूर्ण दीजिए चाहिए। मानसिक ठीक आंवले के चूरन में तो पैसा लगता है। आखिर डॉक्टर साहब वही तो चीज़ डॉक्टर मानते हैं पेशेंट्स, कोई नहीं मानते, थोड़ी दिन ऐसी बात होती है, बाद में आप जैसे हमें मानने लगे आपको मानने लगे, उसकी चिंता कभी मत कीजिए, मनवाने की चेष्टा कभी मत कीजिए, कोई हमें माने नहीं हमें नहीं, इस ट्रीटमेंट को मानेगा, वो मानेगा, वो तो देखेगा तो मानेगा। अब कपूर साहब नहीं मानेंगे, बताइए ये मानेंगे नहीं मानेंगे, ये मानेंगे ना कि थोड़ा 2 पैसा फायदा हुआ ना, पहले कभी नहीं हुआ ना, तो ये 2 पैसा फायदा हो, 2 पैसे ही तो माने, हम उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं। आपको देखिए, इसको पॉपुलराइज करने के लिए कभी भी किसी आर्टिफिशियल मीन्स की ज़रूरत नहीं है।
किसी भी पेड़ को आप पौधा रोपते हैं, तुलसी में कभी खाद देते देखा आपने? नहीं देते। और बहुत सारे जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं उसमें सब में खाद देते, तुलसी में नहीं दीजिए। तो जिसमें अपनी स्ट्रेंथ है उसको खाद देने की आवश्यकता नहीं, वो अपनी शक्ति से चलता है। तो इसको आप क्यों खाद देना चाहते हो? क्यों इसको प्रचार के लिए कोई कहे, कोई माने, कुछ कोई ज़रूरत नहीं। जिसको फ़र्क है वो माने, जिसको ना फ़र्क हो जाए। और हम फिर भी कहते हैं कि देखिए, प्रारब्ध से उत्पन्न हुई व्याधि तब ठीक होती है जब उसके प्रारब्ध का भोग खत्म होता है, उससे पहले ठीक नहीं होती। मर्म चिकित्सा कोई कराएगा नहीं जब तक। यदि क्या कहते हैं, कपूर साहब ने भारतीय विद्यावन में जिस दिन मैं गया था उसी के बाद कंटिन्यूस किया होता तो हो सकता हाथ उठने लगा होता। उनका अब तक नहीं उठना, भोग नहीं था, तो अब ये करेंगे या दूसरे ये आए हैं तो ये करेंगे तो अब ठीक होंगे। इससे पहले नहीं ठीक हो सकते थे। तो इसमें न तो मेरा न आपका वो कंट्रीब्यूशन नहीं, इनके समय ठीक होना है तो होना, तो आपका मेरा इसमें रोल नहीं है, ये तय समझ। लेकिन इस मर्म विद्या का जरूर रोल है, ठीक। तो आदमी तभी ठीक होता है जब उसके कर्मों का फल खत्म हो जाता है, उसका भोग का फल। जब मुझे ठीक होना तभी ठीक होगा, उससे पहले कुछ ठीक नहीं। कर्मों का फल की दशा सही दशा कुछ भी, आप कुछ भी कह लीजिए, किसी भी शब्दों में कह लीजिए, वो तभी ठीक। उठ के चल देते हैं, हमारे पास से उठ के चल देते हैं। हमारे नियर एंड डियर, पता लगा कि बहुत नियर एंड डियर है, रोज हमारे साथ उठते बैठते हैं, रोज मर्म चिकित्सा के लिए हमारा सहयोग करते हैं। सब सारी चीज़ें होती हैं, वो देख रहे हैं, अपने नहीं कर पाते। अग्रवाल साहब ने बता दिया, अग्रवाल साहब जो है जो कैटरिंग कर रहे हैं, हाँ, वो कहते हैं हम 20 साल से डॉक्टर साहब के साथ हैं, 20 साल से। लेकिन अभी कुछ दिनों से अब उसका फायदा, अब उसका फायदा है। उनके भाई की, उनकी जो छोटी बहू है, कल मैं जो केस दिखा रहा था, उनकी जो छोटी बहू है, भाई की मिसेज है, उनके भाई का लड़का चिराग, जो जिसको हमने कहा था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बच्चा, जो पैर बिल्कुल नहीं उठा सकता था, अब ये सर्वांगासन लगाता है, ठीक। वो बिल्कुल, उसको ये कहा गया था कि 17-18 साल की उम्र में मर जाएगा, उसको भी पता था। कैंसर का बता दें डॉक्टर साहब, वो तो बहुत सारे हैं, वो तो छोटी छोटी, ब्रेस्ट हो जाए जो एग्जाम में कहा 3-4 दिन बाद हो जाएगी, वो तो छोटी चीज़ें, वो ये बताने वाली चीज़ें नहीं है। तो जब आप अनुभव करेंगे तब उसको, जो हम दिखा रहे हैं कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बच्चा था, उसको पता था कि 17-18 साल में डेथ हो जाएगी, खुद इतना ज़्यादा परेशान है। अब वो पैरों को पूरा उठाता है सर्वांगासन में। हम कल्पना नहीं कर सकते, जो व्यक्ति पैरों को उठा नहीं सकता था 1 सेंटीमीटर भी, वो सर्वांगासन लगाता है। कैसे लगाता है? उसकी मदर ने पिछले सत्र में यहाँ सीखा और रोज करती है, ठीक हो गया, वो बच्चा ठीक हो गया। तो ये किसका, इसको क्रेडिट किसका? उसके कर्मों का क्षय हो गया, भोग का क्षय हो गया, और ये मर्म चिकित्सा को लाभ मिल रहा है। मर्म चिकित्सा का लाभ मिला। मर्म चिकित्सा जैसी पद्धति तभी ठीक होती, तभी मिलती है जब ये हम उसके पास तभी जाएंगे तो ठीक होगा, ये तो ठीक नहीं होता। कई बार क्या होता है कि एक मरीज किसी रिनाउंड डॉक्टर के पास जाता है, 8 दिन दवाई खाता है, 8 दिन में ठीक नहीं होता, 9वें दिन किसी नए आदमी के पास चला जाता है, उसने भी दवाई देता है, 9वें दिन ठीक हो जाता है। पता लगा 8 दिन की जो दवाई है उसका असर 9वें दिन तक होना था, 9वें दिन उसने भी वही दवाई दी, वो ठीक हो गया। तो कौन डॉक्टर बढ़िया हुआ? बढ़िया हुआ। उससे क्या फर्क पड़ना है? हम लोग उस मुकाबले में नहीं रहते कि हमसे ठीक हो गया, कोई बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं हो तो ठीक होना था तो हो गया। लेकिन मर्म चिकित्सा जैसी चीज़ से ये चीज़ ठीक हो सकती है। ये अवेयरनेस यदि हमारे पास हो जाए तो कर्मों का क्षय नहीं, ये लोग ये और अच्छे ढंग से हम लोगों को ये बता सकते हैं कि इस चीज़ से ठीक हो सकता है। तो जो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परेशानी होती है उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे जितने भी, ये बच्चे से पालसी का भी बच्चा आया हुआ है हमारे पास, बाहर बैठा है, हम लोग का साथ है ना। एक ये बच्चा तो अलग है, वो एक बच्चा और आया है, तो ये ठीक हो जाते हैं। कल एक डॉक्टर आए थे अहमदाबाद से, वो गुजरात से, है ना, वो उनका बच्चा है, शांति कुंज से आए हैं। शांति कुंज में वहाँ के लोगों ने बताया कि भाई शांति कुंज में एक बच्चा, प्रज्ञा, एक 14 साल की बच्ची थी, एक सीटिंग में वो बैठने लगी। जो 14 वर्ष तक हाथ पैर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट थे, बिल्कुल 14 वर्ष के बाद वो कुर्सी पे ऐसे जाके बैठ गई, 5 मतलब मुश्किल से 1-2 मिनट की सीटिंग के बाद। तो ये पॉसिबल है सिर्फ मर्म और मर्म चिकित्सा के लिए, किसी दूसरी चीज़ से पॉसिबल है। तो इसको इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। और इसको निश्चित रूप से मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझसे कहे कि भाई आप तो पैसा लेते हैं और दवाई लेते हैं, पैसा देते हैं, फलाना करते हैं, फिर भी कहूँगा कि ये निश्चित रूप से निःशुल्क की जानी चाहिए, और मैं निःशुल्क करता हूँ। जो भी वट एवर वी आर टेकिंग, हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ इस व्यवस्था के लिए करते हैं। हम लोग आप लोगों से फीस ले रहे हैं ना, शिक्षा की फीस नहीं है, आप समझ लीजिए, ये यहाँ की व्यवस्था की फीस है। इसको, इसके ऊपर भी हम लोग अपने उससे, अपने संसाधनों से आपको खर्च करना पड़ेगा, आपको खर्च करना पड़ेगा। हमारे साथ जितने लोग हैं, ये ऋषिकेश का खर्च अपने से करते हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं। मित्तल साहब वहाँ से आ रहे हैं, 3 दिन से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ज्ञान प्रकाश जी आए, वो दोबारा वहाँ से ये लोग आए, खर्च करके आए ना। कोई और कई ये बहन आई हैं, वो हवाई जहाज से आई हैं लंदन से, सिर्फ इसीलिए आई कि ये सीखने की। और उसके बाद इनका उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि हम इससे
कोई भी चीज़ इसको मिसयूज़ करें। तो मेरा भी उद्देश्य कभी नहीं हो सकता कि हम इसका मिसयूज़ करें। हम लोग जो भी हम लोग इस कार्यक्रम को चलाते हैं सिर्फ इस उद्देश्य से चलाते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक इसका एक्सपोजर हो और अधिक से अधिक लोग लाभ लें। ठीक है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर। हम लोग सोर्सेज कौन से हम लोगों के, वही सोर्सेज हैं जो हम लोग ईमानदारी से अर्न करते हैं, उस सोर्सेज से हम इसका इन चीज़ों का संसाधन का उपयोग करते हैं। ऋषिकेश का क्लिनिक चलता है, 2-3 जगह चलाते हैं, वो ये लोग अपने संसाधनों से चलाते हैं, उसका किसी से पैसा नहीं है। ठीक है, तो जो हम लोग फीस भी लेते हैं, वट एवर वी आर टेकिंग, वो सब हम लोग इस कार्य में योजित करने की कोशिश करते हैं निश्चित रूप से। तीसरे में जीवन यात्रा तो है, हमने आपको क्या बताया था, 3 चीज़ बताई थी, उसमें तीसरे नंबर पे क्या है, प्राण यात्रा। तो प्राण यात्रा के लिए तो जो सैलरी है जो वो तो करना ही पड़ता है। जो सैलरी हम लोग लेते हैं उससे तो हम लोग खर्च करते हैं, है ना, क्योंकि उतने निष्प्रय हम लोग नहीं हो सकते नहीं हो सकते, लेकिन जितने हो सकते हैं उतना होना चाहिए, ये भी तय, उतने हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग हो सके। ठीक, समझ लीजिए। तो उसी भावना से हम लोग इसको कार्य करते हैं। तो कभी भी आप ये ना सोचें कि हम इसका कोई मिसयूज़ करें, इसको गलत ढंग से प्रोपोगेट करें, इसको कहीं हाइपरबोल बताएं, इसको कहीं कहें कि भाई मेरे हाथ तो सिद्धि लग गई है, मैं तो ठीक कर सकता, सिद्धि लग गई, और सिद्धि लग गई और फिर आंख बंद करके कहने लगे कि मैं छू दूंगा ठीक हो जाऊंगा। ऐसा नहीं, ये साइंस है, ये विज्ञान है। ये मैं छूंगा या आप छुएंगे उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी को छूते हैं, आपके ठीक करने से भी ठीक होना चाहिए, मेरे करने से भी ठीक होना चाहिए, तो वो विज्ञान है, नहीं तो पाखंड है। ठीक है, वो पाखंड यदि मैं कहूँ कि मेरे करने से ठीक हो, आपके करने से ठीक नहीं हो, तो इसका मतलब क्या, मैं झूठ बोलूँ। तो वो विज्ञान उसको कहते हैं कि मेरे करने से भी ठीक होना चाहिए, उसके करने से भी ठीक होना चाहिए। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम यही ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं मैसेज कि भाई ये सब ये ऐसी चीज़ हमारे अंदर भगवान ने भरी है जो स्वतः सबको ठीक कर देती है, लेकिन हम उसको जाने सही ढंग से करें तो सही। यदि हम एक नया, मुझे गलती से टच स्क्रीन वाला मोबाइल बोली, मुझे ये नहीं पता कि ऊपर दबाना है नीचे दबाना है, मेरी कई कॉल मिस हो जाती है क्योंकि मुझसे दबता नहीं है, मुझे पता नहीं, हमें पुराने वाले मोबाइल की आदत है। तो अब मैं कहूँ कि भाई ये मोबाइल बेवकूफ़ी का काम है, ठीक है, मैं इसको यूज़ ना करूँ, मेरे बस का नहीं है, तो ठीक, अलग बात, हम इसमें मैसेज नहीं देख सकते, हमें पता नहीं है तो क्या करेंगे, धीमे धीमे आदत हो जाएगी। ये थोड़ी कि टेक्नोलॉजी गलत है। तो ऐसे ही जो सब आदमी कर सकें वो उसको विज्ञान कहते हैं, अन्यथा वो धोखा है। ठीक है, पर मर्म चिकित्सा धोखा नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ कि धोखा नहीं है, इसको निश्चित रूप से ऐसी चिकित्सा पद्धति के रूप में जानना चाहिए। अब इसके बाद सेल्फ मर्मा का हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करना है, दाएं कंधे से शुरू करना। कैसे करना, जैसे सैल्यूट हम लोग करते हैं ना, सैल्यूट करते हैं ना, तो सैल्यूट करने की भावना से ये यहाँ हमने ऐसे रखना है, तो ये उंगली को ऐसे नहीं लगना। कई बार क्या करते हैं लोग, ऐसे दबाते, तो गलत। तो क्या करना है, ऐसे लगा के कंधे पे लगाइए, इसको दबाइए 3 बार, अच्छा प्रेशर देना है। क्या देना है, बढ़िया प्रेशर। फिर इसके बाद क्या करना है, और कंधे से लगाइए, कंधे से। ये हाथ उंगली ऐसे मिली हो और कंधे से आपको लगा, बीच की उंगली से दबाना है। प्रेशर चाहे दोनों और साइड की उंगलियों का भी दे सकते हैं, लेकिन उसका सेंटर कहाँ होना चाहिए, एपिसेंट्रिक पार्ट पे। ये हम कहते हैं एपिसेंट्रिक पार्ट कौन सा है, ये मिडिल फिंगर। इसको दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, 3 बार बस। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है, दाईं तरफ के यहाँ से 8 उंगली ऊपर के हिस्से पे, पूर्वी मर्म पे ऐसे दबाना है, 1 2 3 ऐसे आराम से। और इसका ऐसे मूवमेंट, ये नहीं, मूवमेंट ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये देखिए, ये स्प्रिंग मूवमेंट होनी चाहिए। ये 1 2 3 सीधे, ऐसे नहीं करना, सीधे। ठीक है, उसके बाद ये दूसरे हाथ पे चले आइए। फिर तो आपको आदत हो जाएगी कि कौन कौन से पॉइंट दबाने, फिर आपको नापना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग कपड़े के ऊपर से कर देते हैं ना, लोगों को पता है, एनाटॉमिकल पता है, आपको भी ऐसा अनुभव हो जाएगा, तो आप उसको कर सकते हैं। पहले दाएं हाथ का कर लीजिए 1 बाय 1, फिर इसको कर लीजिए, सिर्फ 2 मिनट का टाइम। फिर इसके बाद इंद्रवस्ती कर लीजिए इसकी, फिर इसको कर, फिर इसके बाद मणिबंध कर लीजिए, और फिर दाएं का क्षेत्र, बाएं का क्षेत्र 3 बार, और अंत में 3 बार इसको कर लीजिए, सिंपल। सेव एंड लॉक। सर मैं पूछना चाहूँगा, जो किताब है आपकी, उसमें लिखा है कि बाईं साइड में पहले करके और दाईं साइड में पहले। किस चीज़ के लिए, ये जो सेल्फ के लिए इस ढंग से। अच्छा, उसमें फिर चिकित्सा के लिए लिखा है, वो जब ज़्यादा करेंगे तो अपने सेल्फ में लिखा, मैं आपको बाएं से दाएं में, वो क्या पहले दाएं फिर बाएं, हो सकता है कहीं प्रिंट में मिस्टेक हो, पहले दाएं से करना फिर बाएं से करना, ये क्योंकि ये अंगन्यास और करन्यास का सिस्टम है।
तो ये लेडीज को भी दाएं से करना है? ये तो सिस्टम देखिए, ये इसमें आपने पूजा में कभी कोई अलग नहीं करते, सेल्फ में आपको एक ही जैसा करना है। चिकित्सा में हम लोग अलग करते हैं, चिकित्सा में बाएं से शुरू करते हैं और दाएं से शुरू करते हैं, इसमें मेल में करते हैं। लेकिन जो अंगन्यास का कभी देखा आपने? कभी हाँ, सीधे। नहीं देखा, सीधे ही करते ना। पूजा में आप सभी एक जैसा करते हैं, तो उसमें वैसे ही उन्हीं इंस्ट्रक्शन को देखिए, इसके पीछे हमें लॉजिक नहीं पता, लेकिन हम जो हमारी परंपरा है, जो हमारे लिखा है, हम उसको फॉलो करते हैं। कई चीज़ें हम बिना कहे अपने पिता की बात मान लेते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें पिता की बात वैसे ही मान लेते हैं, माँ की बात वैसे ही मान लेते हैं। तो ऐसे ही जो आप्त वचन है हमारे जो लिखा है वेदों में, ये आप्त वचन, इनको हम वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। दाएं बाएं का चक्कर भी क्यों है? क्योंकि स्त्रियों के कलावा कहाँ बांधते हैं? माताओं के बाएं में बांधते हैं, उसमें दाएं। ठीक है, तो दाएं बाएं का चक्कर है जरूर निश्चित रूप से, क्योंकि उसमें निश्चित रूप से कुछ ऐसे सिस्टम है जो एट द लेवल ऑफ हार्मोन्स बाईं तरफ की चीज़ों से एक्टिवेट होती है। जैसे हमें कहते हैं कि यदि कोई गर्भ में शिशु होता है, तो यदि उसका जो स्पाइन है वो बाईं तरफ है तो लड़की होगी, और ये बहुत अच्छे ढंग से ये अल्ट्रासाउंड से पहले की बात है। और ये दाईं तरफ होगा तो कुक्षी माता देख के पहचान लेती है, इसके तो लड़का होने वाला है, इसके तो लड़की होने वाली है, अल्ट्रासाउंड की कोई ज़रूरत नहीं। तो स्पाइन यदि दाईं तरफ है तो लड़का होगा, यदि बाईं तरफ है, पोस्चर है सिंपल। तो उस पोस्चर में यूजुअल पोस्चर है, उसमें ये नहीं कि एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन में अलग होगा। इफ द प्रेजेंटेशन इज एबनॉर्मल है, जैसे चांद होता है शुरू अंधेर होता है, उसमें भी लड़का लड़की का ही होता है, वो तो बता देते हैं उसमें, लेकिन ये तो एपरेंट एनाटॉमिकली की बात मैं कर रहा हूँ, एनाटॉमी के हिसाब से कि यदि आप पेट को देख के वो बता सकते हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, वो पहले बाएं में, कौन सा अंत में सिर्फ बाएं में, दाएं में नहीं करना है। इसमें लास्ट में आप जो अंगन्यास करके हम अस्त्राय फट करते हैं लास्ट में, वो ये वाला पॉइंट है, तो इसमें फिर दाएं में नहीं करते। तो उसको हम लोगों ने उसी ढंग से इसको शॉर्ट वे में उसको हमने समराइज किया कि भाई इसको कर सकते हैं। अब राइट में जरूरी नहीं होता, राइट में जरूरी इसलिए नहीं होता कि दिस पार्ट, क्योंकि ये हिस्सा जो है लंग हार्ट से संबंधित है, तो हार्ट से संबंधित है, उसको इस एनर्जी को अब हम अंत में पूजा करने के बाद सिर्फ एक ही तरफ किया। ये ऋषि मुनि बहुत अच्छे ढंग से जान सकते हैं, लेकिन मोटे रूप में हम ये समझते हैं कि भाई ये हार्ट से पर्टेनिंग है, और इसको इस तरह सेल्फ में, बाकी में तो सबको, बाकी में तो आप अलग ट्रीटमेंट रैंडमाइज वे में हमने कल भी बताया कि देखिए मर्म चिकित्सा को हम लोग 3 में डिवाइड करते हैं। एक तो सेल्फ मर्मा थेरेपी होती है अपने लिए, जिसको हम ये इस रूप में करते हैं। दूसरी होती है फॉलो अप मर्मा थेरेपी। फॉलो अप मर्मा थेरेपी का क्या मतलब, हमने जैसे 5 मर्म बिंदु लगाए, जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के बता दिए, किसी को ये है तो इसके बता दिए, वही कर रहे हैं। सेल्फ जो करेंगे, लेकिन चिकित्सा के लिए उनको अलग से करेंगे, ठीक है, सब वो चिकित्सा के लिए अलग कर रहे हैं। तो सेल्फ यदि हम लोग रेगुलर करें, हर कोई तो कर नहीं रहा, ये हम किस लिए कर रहे हैं? इस आचार संहिता का उद्देश्य क्या है? अपने को उन चीज़ों से बचाना और अपने को ठीक रखना। या हम ठीक रहेंगे तभी दूसरों को ठीक कर सकेंगे, तो ये अपने को ठीक रखने का प्रयास है, दूसरे के लिए नहीं है। सेल्फ मर्मा थेरेपी अपने लिए करें, और ये जो हम मर्मा थेरेपी करते हैं दूसरे के लिए करें। फॉलो अप किसको कहते हैं? जो भी मर्म चिकित्सा आप मरीज को बता देते, 3-4 दिन आपने कर दी, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे। कभी भी दूसरे को अपने पास मत रोकिए। मरीजों को ये नहीं कि आप मेरे पास रोज आइए, ऐसा नहीं है। आप 3-4 दिन करने के बाद छोड़ दीजिए, आगे चले जाइए। वो हो जाता है, उससे पता है मरीज से नहीं ये ठीक नहीं हुआ, ये पता नहीं, आप 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए, देखिए उसके रिजल्ट फिर 1 महीने बाद आएगा तो आपको बताए। तो उससे आपको रिजल्ट के असेसमेंट में भी सुविधा होती है। 5 दिन 6 दिन करने के बाद उस मरीज को छोड़ दीजिए, उसको सही ढंग से, बस इतनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए कि आप उसको और उसके पेशेंट को प्रॉपर ढंग से समझा दीजिए, और एक बार उसको देख लीजिए कि ठीक से कर रहा नहीं कर रहा। यदि ठीक से कर रहा है, उसको गुल्फ, विशेष रूप से कुछ ही मर्मों की स्थिति ऐसी होती है जिसमें परेशानी होती है, जैसे गुल्फ मर्म है, उसको सिखाने में दिक्कत होती है, तल हृदय को ठीक से बताने में दिक्कत होती है, और बाकी तो सारे पॉइंट्स सामान्य पॉइंट। इसे कूरपर को समझने में दिक्कत होती है। इन 2-3 पॉइंट्स को यदि आप ठीक से समझ जाते हैं और उसको ठीक से समझा पाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। एक अंत में हम लोग बताते हैं कि जैसे कोई भी एक्सरसाइज होती है, जब भी कोई खाली बैठे में यदि किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो इस चीज़ की ये एक्सरसाइज वो कर सकता है, क्योंकि ये हम लोगों ने बताया कि ये 5 एक तरह से ब्रांचेस होती है। जो सर्वाइकल प्लेक्सस होता है 4 + ½ ऐसा ही होता है ना, आप याद नहीं है? 3 रूट इधर 2 रूट इधर। हाँ, तो 5 रूट्स मिलके ये इसको बनाती है। जो 5 रूट्स मिलके बनाती है, अल्टीमेट उसका एंड भी जो 5 रूट्स में होता है। तो अल्टीमेटली जस्ट वी कैन स्टिमुलेट, इसी ये तार खींचे हुए लंबे लंबे तार खींचे, पूरे के पूरे केबल्स हैं। तो केबल्स के किन हिस्सों को हम दबाकर उन केबल को वहाँ तक स्टिमुलेट कर सकते हैं। रिफ्लेक्स ये हम वापस भी भेजते हैं। देखिए ये बिजली का क्या होता है, बिजली एक तरफ जाती है 2 तरफ जाती है, मुझे नहीं पता। बिजली यदि आप ये उसमें जाती है, दोनों तरफ यूज जाती है, एक तरफ नहीं, एक तरफ जाती है, फिर
काम करके और वापस आती है। यहाँ भी ऐसे ही होता है, लेकिन वो तार एक ही होता है। इसी तार से हमारा सेंसेशन स्टिमुलस जाता भी है और मोटर फंक्शनिंग के लिए उसी से हम लोगों को वो भी मिलता है। ठीक है, तो एफरेंट और इफरेंट हम उसको कहते हैं, एफरेंट और इफरेंट, तो दोनों वो होते हैं। तो इससे हम स्टिमुलस ऊपर भी भेज सकते हैं और इससे स्टिमुलस वापस भी आ सकता है। तो ये स्टिमुलस को पैदा करने का ये सबसे बढ़िया साधन होता है। तो हम इसको कर लेते हैं तो हमारी नेक की प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेन की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये ठीक हो जाती है सामान। जो आदमी कुछ नहीं कर सकता वो इसको कर सकता है। इसको ऐसे दबा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इन बिटवीन ये बीच की स्पेस को ये प्रेशर देने से ये नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होती है। ठीक, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लेफ्ट लास्ट में एंड इस सारा प्रोसेस करने के बाद इसको हम कंट्रोल एस करते हैं ना, तो ये कंट्रोल एस है, आपने सेव कर दिया। जो प्रोसेस किया आपने उसको कंट्रोल एस दबा के उसको सेव कर दिया। दूसरी तरफ करेंगे तो फिर खुल जाएगा। तो आप कंट्रोल के बाद आपसे सेव कर लीजिए उसको। क्वेश्चन, हाँ जी, ऐसा करने के जो सांस सामान्य, सामान्य देखिए सामान्य सांस हम जो सांस ले रहे हैं, इससे क्या होता है कि वन बाय वन आप इसको पूरे को खाली कर लेते हैं। और ये हिस्सा जो होता है ये लगभग हमेशा खाली नहीं होता, इसमें गैसेस एक्सचेंज नहीं होती क्योंकि ये तीन तरफ से बंधा हुआ है। नीचे डायफ्राम है, जबकि और फेफड़े का जो हिस्सा होता है एक ही तरफ से बंधा हुआ होता है, दोनों तरफ से बंधा हुआ है। बीच का हिस्सा एक्सपेंड कर सकते हैं, साइड वाला भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ये क्रेसिस में होता है, पीछे डायफ्राम के पाउच जैसे में होता है, डायफ्राम और मसल्स के बीच में होता है, तो इस एक्सपेंड नहीं होता। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हमने इसे दबा लिया, तो अच्छे ढंग से इसको हम इसको खाली कर सकते हैं, इसको दोबारा से भर सकते हैं, इसकी सफाई ठीक से सफाई हो जाती है। तो इसको इसलिए इसको बेसल पार्ट ऑफ द लंग, इसको हम कहते हैं बेसल पार्ट ऑफ द लंग। लंग्स के 3 सेक्शंस होते हैं और ये जैसे जैसे टर्बुलेंस, अभी आपको एक चीज़ और बता दें कि जब हम लोग एयर लेते हैं, सांस लेते हैं, तो हम लोगों को पहले पता नहीं चलता था, समझ में नहीं आती थी कि सांस 2 नाक से लेते हैं, बीच में पीछे के बाद फेरिंक्स और लैरिंक्स के बाद एक चैनल हो जाता है, और सांस कहाँ जाती है, कैसे अकेले इसमें चली जाती हो, इसमें चली जाती है। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि टर्बुलेंस होती है, टर्बुलेंस का मतलब समझते हैं, जब बहुत तेज फ्लो होता है, तो टर्बुलेंस जब होती है, तो टर्बुलेंस होने के साथ साथ क्या होता है, वो जो बहुत तेज है, यदि हम सांस लेंगे तो दोनों जो साइड वॉल्स है वो एक दूसरे से ऊपर मिल जाएंगे। गुब्बारे को हम तेज से फैलाएंगे तो फूलेगा नहीं, वो क्या होगा, तेज से चिपकाने के चक्कर में उससे टर्बुलेंट होती है। लेकिन यदि हम इस प्रोसेस से सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो वो उस साइड से जाएगी निश्चित रूप से। हवा यदि देखते हैं आप किसी हिस्से में ज़्यादा तेज होती है तो एक सेक्शन से जाती है, दूसरे सेक्शन में कम होगी, ऐसे ही इस सेक्शन में जाएगी तो दोनों में, लेकिन किस सेक्शन में ज़्यादा जाएगी, जिस तरफ से अनुलोम विलोम आप कर रहे हैं उस सेक्शन में ज़्यादा जाएगी और उस हिस्से को वो स्टिमुलेट करेगी, फिर दूसरे में जाएगी। अल्टरनेट जब ये होता है तो ये स्टिमुलेशन, ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसका स्टिमुलेशन होता है। जैसे हम वोकल कॉर्ड की स्टिमुलेशन की बात करते हैं, ये सारे के सारे सेंटर्स हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स और पूरे ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उन सेंटर्स को स्टिमुलेट करने का इससे बढ़िया साधन कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम और ये जितने भी प्राणायाम है अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हमारे, ये तो फिजिकल एक्सरसाइज है, छाती की एक्सरसाइज तो फिजिकल है, इसके माध्यम से जो स्टिमुलस जा रहा है ब्रेन में, वो ब्रेन से ये सारी चीज़ें हमारी और ठीक होती हैं। ठीक है, तो ये इसका ये मतलब है इसको करें। और कोई प्रश्न हो तो सर इसको जरा बताइए, जब हम इनहेल करते हैं जी, और उसके बाद एक्सहेल करते हैं तो इधर मतलब, और फिर ये इनहेल, देखिए एक जैसे हमने प्रेशर दिया, देखिए पूरा प्रेशर देके हम इसको प्रेशर दे रहे हैं, तो एक तो क्या है कि ये जो प्रेशर हमारा आ रहा है ये हमारे इस मर्म पे आ रहा है, स्तन मूल पे आ रहा है, और ये स्तन मूल जो मर्म है वो हमारे हार्ट जो लंग की जो जनरल कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे बढ़िया साधन ये नर्व एंडिंग्स है। या ये आप लोगों को नहीं बताते, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स को हम बताते कौन सी में मेरी इंटरनल में मेरी आर्टरी या ये यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है, उसके नीचे कौन सी नर्व एंडिंग का कौन सा हिस्सा है, डायफ्राम ये जो हमारी थोरेसिक केज को जो सप्लाई देती है, फ्रीनिक नर्व को जो सप्लाई देती है, जो डायफ्राम को सप्लाई देती है, वो कौन सा हिस्सा कैसे स्टिमुलेट करता है वो अलग चीज़ है, वो हम आगे की उसमें चर्चा करते हैं। इसके नीचे सीधे कौन सा स्ट्रक्चर होता है, जब हम लोग ऐसे देखते हैं तो एक्सरे में यदि हम उसको देखें, हम लोगों ने ऐसे एक्सरे कराने की कोशिश की कि भाई ऐसे एक्सरे करके देखें, ऐसे हाथ रख के एक्सरे करा लिया, एक्सरे कराने के बाद देखा कि भाई ये कहाँ पे जा रहा है, बहुत सिंपल है। आजकल तो ये दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, छोटे मोटे काम।
इसलिए करते रहते हैं कि इसको वैज्ञानिक रूप से आप लोग को समझ सके। नहीं तो आज के आदमी सोचते हैं कि बेवकूफ़ी की बातें करें, ये बेवकूफ़ी नहीं। हम लोग सब के सब पूरी तैयारी के साथ आते हैं इन चीज़ों को कराने के लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ आते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, इसको वैज्ञानिक रूप से यदि आपको प्रतिस्थापित करना है तो सारी लैंग्वेजेस अंग्रेजी में भी बतानी पड़ेगी ना। अंग्रेज को समझाना तो अंग्रेजी में बताना पड़ेगा। सर महसूस भी होता है सर। ये होता है, जब वो करेगा ये तो सब सामान्य, ये तो सारी चीज़ें देखिए, इसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं है। ये तो वो चीज़ें जो हम लोग रोज़ करते हैं, बस इसको देखने समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हिस्सा है, ये कहाँ पे प्रेशर देता है। हम लोगों ने क्या किया, ऐसे करके एक एक्सरे चेस्ट कराते हैं PAV, तो PAV कराने से PAV और APV दोनों कराया, ऐसे हाथ रख के उसका एक्सरे करा के देखा, तो ये देखा कि भाई ये हमें दिखाई देता है कि ये हड्डी कहाँ है। उसका लेटरल व्यू लेके देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने सामान्य रूप से वो हम लोग अभी बताते नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं वो हम लोग नहीं बताते। क्यों नहीं बताते कि जब वो पूरे स्वरूप में आ जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को भी हम लोग करते हैं। इसका हम लोग पूरा प्रेजेंटेशन अलग से एक अलग किताब के रूप में हम लोग करने जाएंगे कि MRI कुछ केसेस की हिस्ट्री है उसमें, कि जो हम लोगों ने पहले केसेस किए, उसके बाद के वही एक्सरेज उनके दिखाएंगे कि भाई कैसे ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस कम हो जाते हैं, कैसे वो स्कंध जो मैं बच्चे की बात बता रहा हूँ उसको हम लोगों ने किया, तो वो हेड ऑफ फीमर दोबारा से रिफॉर्म हो गया। कल्पना नहीं कर सकते, हम भी नहीं सोच सकते। हम किसी को कहे तो कहेंगे बेवकूफ़ है, इसको ना तो बीमारी का पता ना ये बीमारी ठीक होने का पता। लेकिन वो हम लोग 5 साल से उसको हम लोग उसके सारे एक्सरेज हम लोगों के पास है, एक कितनी तारीख का कैसे बच्चा चलता है सब कुछ है, वो हमारे सामने है, उसका एड्रेस हम लोगों के पास है, सब कुछ। तो वो सारे केसेस हम लोग लिखते हैं, उसको साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं, डिस्क कैसे ठीक होती है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस है। जैसे अभी मित्तल साहब के घुटनों का एक्सरे करा के देख लेंगे, इन्होंने पहले कराया होगा, अब करा के देख लेंगे तो हम देख लेंगे कि उसमें वो चेंजेस नहीं है जो पहले। जब बेंडिंग होती है, पैर की बेंडिंग होती है, तो एक तरफ का जो गैप होता है, जैसे हड्डी का 2 जोड़ है, ये पूरा जोड़ है तो 2 गैप्स दिखाई देते हैं, एक इधर एक इधर। तो एक चीज़ में जो क्या होता है, यदि इंटरनल पार्ट में यदि गड़बड़ होती है तो पैर ऐसे मुड़ जाता है। एक तरफ का तो हड्डी से मिल जाती है, दूसरी तरफ का गैप बढ़ जाता है, तो जिसको कहते हैं बेंडिंग ऑफ लेग हो जाता है, नी बेंड हो जाता है। उस कंडीशन में आप दोबारा से देखेंगे ठीक हो जाता है, स्ट्रेटनिंग हो जाती है, तो गैप दोबारा से मेंटेन हो जाता है। पॉसिबल ही नहीं है, बिना ऑपरेशन के तो पॉसिबल ही नहीं। हो जाता है तो क्या करें उसमें, अब कोई माने ना माने, उससे हमारी सेहत पर कोई असर नहीं, कोई असर नहीं हम लोगों की सेहत पे, कोई माने ना माने। फ़र्क है तो माने, नहीं फ़र्क है तो मत मानो। ठीक, समझ लीजिए, मर्म चिकित्सा के लिए कभी आप किसी से अनुनय विनय मत कीजिए। एक लड़का था, हम लोगों को करनी पड़ती है। कभी क्या होता है, जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे बहुत डियर एंड डियर, मतलब जो हमारे रोज़ परिचित है, माँ काम करती, पिता अरे वो कुछ नहीं होता, हम आपके पास रोज़ आ नहीं सकते, घर पे कर नहीं सकते, वो वैसे ही पड़े। उनके बाद के सैकड़ों बच्चे ठीक हो गए। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नहीं कर सकते, उस पर भरोसा, उनको इस ढंग का भरोसा नहीं है कि वो सोचे कि हम 2 बार कर दे तो शायद जाके करते तो बेहतर है। पैसा कहते हैं आपके यहाँ कोई आदमी तो पैसा, हमने कहा पैसे के लिए तो हम लोग करते ही नहीं। हम लोग जाने की फ़ीस नहीं लेते, नाइट इमरजेंसी की कभी कोई फ़ीस नहीं लेते, किसी के घर विजिट करेंगे तो कोई फ़ीस नहीं। क्यों नहीं लेते फ़ीस? इसलिए फ़ीस नहीं लेते कि जिस दिन फ़ीस लेने लगे वो कहेगा कि 1000 रुपये लीजिए, आप सुबह आ जाइए, शाम को आ जाइए। कहीं किसी अस्पताल में जाते हैं, कहीं पढ़ाने जाते हैं तो फ़ीस नहीं लेते। एक बार हम लोग एक बार का निवेदन करते हैं, निज़ाम हैदराबाद की बात करते हैं, हम लोग उनसे भी नहीं लेते आने जाने का। और वो जो रहने के लिए रहना मेरे घर पे भी होता है, आने जाने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस चीज़ में जाऊँ। ठीक है, मैं जाता हूँ, ट्रीटमेंट दे के चलाता हूँ, एक पैसा हम लोग फ़ीस नहीं लेते ही नहीं, किसी से नहीं लेते तो उनसे नहीं लेते। ये समझ लीजिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो यदि हम नहीं लेते तो नहीं लेते, क्या फ़र्क है? जो लेते हैं वो लेते हैं, उसको महसूस कीजिए। तो इन चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आप किसी को इंसिस्ट मत कीजिए कि भाई आप जरूर मर्म चिकित्सा कराएं, मत कराइए। जो मना कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? जैसे मामा जी के बेटे ने आपको मना कर दिया ना, इसका मतलब उनका इससे ठीक होना नहीं था, तो भगवान का वो समझ के छोड़ दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं। तो उस बच्चे को हम लोगों ने क्या किया, बड़ी मुश्किल से रोका। एक तो इस चिराग को रोका, ये जो कल मैंने इसको हमने 1 महीना ज़बरदस्ती रोका। क्यों रोका? क्योंकि हमें पता है कि यदि ये इन छोटे प्रयासों से चला जाए तो नुकसान इसका हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से भाई ठीक हो जाता है। इनकी मीटिंग कराई कई पेशेंट्स से, जो और पेशेंट्स थे कि भाई ये ठीक हुआ, तू भी ठीक हो सकता है। बड़ी मुश्किल पुचकार के रखा। ऐसे एक लड़का कल आया, सबसे पहले दिन हमारे पास आया, उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस था। तो उसको हम लोगों ने दिखाया कि भाई एक सोनिया जी के सलाहकार हमारे पास आते थे, सोनिया गांधी जी के, कि वो ठीक हुए, उनकी प्रॉब्लम ठीक हुई, उनसे मिलवाया। एक दूसरा पेशेंट और था, उससे मिलाया, कई लोगों से उनसे मिला के उसको लगा कि हाँ कुछ ठीक हो सकता हूँ। 1 हफ्ते के बाद कहने लगे मैं तो नहीं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं हो रहा, मैं तो परेशान हूँ। आपने दर्द की गोली और छुड़वा दी। अरे मैंने कहा दर्द की गोली खा ले, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, और वो बिल्कुल ठीक है। कहने लगा ज़िंदगी में पहली बार
8, 10, 15, 8 साल 10 साल से उसको प्रॉब्लम थी कि पहली बार दिवाली मैंने ठीक से मनाई। तो उसको आपको इंसिस्ट करना पड़ेगा उस स्थिति में, जैसे छोटे बच्चों को नहीं लाते लोग। बच्चे को ना सोचते हैं 1-2 दिन में क्या होना, कुछ नहीं होना, हम तो यहाँ देख लिया, बोटॉक्स लगवा लिया, एम्स में दिखा दिया, वो कर दिया, अरे उनको हमें रोकना पड़ता है बड़ी मुश्किल से। अब आप तो जाइए, 1 महीना आ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं, आके सुबह शाम करा दें। जब उनको विश्वास होगा तभी तो बच्चा करता है। बच्चा अपने पैरों से नहीं आ सकता, तो बच्चा अपने पैरों से नहीं आ सकता तो उसको आपके अविश्वास से बच्चे को नुकसान हो जाएगा, समझ रहे? उसके बेनिफिट्स को वो नहीं पा सकता। यदि अविश्वास होगा तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि कपूर साहब को कहते कि भाई नहीं कुछ हो सकता, ये ले आए ना वहाँ से उठा के, उनके भांजे उनको पकड़ के ले आए, तो यहाँ यदि करेंगे तो निश्चित रूप से ठीक हो कि 4 दिन में भोजन करके यहाँ से जाएंगे अपने हाथ से खाना खाएं। तो ये इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? तभी मिलेगा जब इसको करेंगे, इस पर विश्वास होगा। तो ये निश्चित रूप से आप इंसिस्ट उनको कीजिए जो सचमुच इसके हकदार हैं। जिसको पता है कि नहीं ठीक होना चाहता तो उसको कभी इंसिस्ट मत कीजिए। ये समझिए कि यदि वो ठीक नहीं होना चाहता तो ईश्वर की ऐसी मर्जी कि वो ठीक नहीं होना चाहता, आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसको कभी इंसिस्ट मत कीजिए। लेकिन उनको जरूर इंसिस्ट कीजिए जो गरीब हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, उनको बुलाइए, करिए। हम लोगों के पास 10-20 मरीज ऐसे आते हैं साल भर में, सैकड़ों, जो हम लोग 5-4, 6 महीने उनको चिकित्सा देते हैं, पंचकर्म निःशुल्क करते हैं, औषधियाँ निःशुल्क देते हैं। ये भी करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, इनका उपाय वो बुला के जबरदस्ती। एक बच्चे एक पिछले कार्यक्रम में एक उनके पास आया, जिसको आश्रम में क्या रखा, जितने दिन रहेगा खाना पीना खर्चा सब, वहाँ के महाराज जी ने उसको ब्लैंकेट, उसको थर्मस और पता नहीं कितना सामान उसको आश्रम में, पहले जगह नहीं दे रहे थे। जब उसका असर देखा वहाँ के महाराज जी ने सोमेश्वर धाम के, तो उन्होंने उसको कपड़े भी दिए, ब्लैंकेट दिया, सामान दिया, पैसे दिए। और यहाँ से जितने पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने भी उसको बहुत सारे पैसे दिए। हम लोगों ने तो उसको कह रखा था जितने दिन तक, जब तक ये बच्चा ठीक ना हो तब तक चिकित्सा कराए निःशुल्क, ठीक उसका। तो ऐसे लोगों को जरूर इंसिस्ट करना चाहिए, अन्यथा आप ईश्वर की मर्जी समझ के कभी किसी को इंसिस्ट मत कीजिए। मर्म चिकित्सा के प्रभाव से जो प्रभावित हो उसी को ये चिकित्सा देनी चाहिए, अन्यथा लोगों को नहीं। ऐसे शिक्षा के लिए भी मर्म चिकित्सा जबरदस्ती हम लोग नहीं बुलाते, मर्म चिकित्सा हम लोग कहते हैं, लेकिन उन स्थानों पे ज़रूर हम लोग शिक्षा देते हैं जो ऐसे स्थान है जहाँ निष्प्रह लोग रहते हैं जो सेवा के लिए बने। जैसे भारतीय विद्या भवन है, वहाँ के लोग उस भावना से काम करते हैं। शांति कुंज है, वो उसी भावना से काम करते हैं। ऐसे बहुत ये क्या कहते हैं, हमारा डिवाइन लाइफ सोसाइटी के बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये संत बैठे ये क्या कहते हैं, स्वामी अद्वैतानंद, पता नहीं कितने लोगों से इसकी चर्चा करते हैं लोग। आप लोग बैठे शिवानंद आश्रम से, ये लोग सारे लोग वहाँ सेवा करता है। जो सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसी तक इसको पहुँचाना चाहिए, अन्यथा हाँ पता नहीं कितने सब ब्रह्मचारी लोग वो सीख के गए और वो कर रहे हैं सब। तो अब उनको किसी चीज़ के लोभ लालच की जरूरत नहीं। आप लोग बैठे, आप लोग यहाँ बंगाल से आए, पता नहीं कितनी सेवा करते हैं। इनकी सेवा का कार्य सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा देंगे। अपने खर्चे से पता नहीं कहाँ कितनी सेवा योग के लिए और वेदों की उसके लिए रक्षा के लिए लोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोग यदि जब होंगे तभी उन्हीं को देना चाहिए, अन्यथा नहीं देना चाहिए। नहीं तो लोग कहेंगे बेवकूफ़ी का काम है, क्या फ़ायदा मुझे, मैं इसको करूँगा, क्यों फ़ायदा। तो ऐसे लोगों को नहीं देना। तो सही जगह पे यदि आप बीज छोड़ेंगे तो वो पुष्पित पल्लवित होगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हम लोग मृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृता।
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबन्धनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं 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 पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबन्धनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मुनि मन रंजन भव भय भंजन। मुनि मन